हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अभी बस ये थोड़ा सा जूम का और फेसबुक का सेटअप हो रहा है और मैं जस्ट किसी फाइनल सेटअप पेज में हूँ। जैसे ही ये एक मुझे इंश्योर हो जाएगा कि ऑल इज फाइन, तो फिर लाइव सेशन आज की टॉपिक का ओ पेज एसईओ डिजिटल मार्केटिंग सेगमेंट का हिंदी में शुरू कर रहे हैं इसके सेटअप के फाइनल सेटअप। और आज जो टॉपिक चलेगा उससे पहले थोड़ा सा पीछे हमने क्या क्या कवर कर लिया है उसके बारे में आपको सम अप करते हुए चलूँगा कि थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को माइंड करवाते हुए चलूँगा मैं। तो उसमें हमने जो अब तक इसमें है तो ये बेसिकली ओप जो एसईओ जो है ये एसईओ की सेगमेंट है और एसईओ के जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की सेगमेंट है। तो सारी का सारा जो कॉम्बिनेशन है ये पूरा एक सीक्वेंस में चल रहा है। और शुरू में पहले डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू हमने किया था, उसके बाद ऑन पेज एसईओ का एक टॉपिक हमने किया था और आज हम ओ पेज एसईओ पे बात करेंगे हिंदी में, जिसका कि इंग्लिश वर्जन जो है, इंग्लिश सेशन जो है वो कल हम करते हैं। इसके इंग्लिश सेशन के लिए आपको अगर इनके हिसाब से मिस हुआ है या आप उसको दोबारा से भी देखना चाहते हैं तो मेरी फेसबुक वॉल पे, लिंक्डइन की वॉल पे और यूट्यूब चैनल पे तीनों जगह पे और मार्केटिंग और फिट का जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे भी हर वक्त पड़ी रहती हैं। आप किसी भी टाइम इनको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अब हम अपना आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। और मुझे ज़रा बस एक बार ये आवाज़ का इंश्योर हो गया कि कहीं भी कोई ना हो रही है, क्योंकि अगर आवाज़ डबल जाएगी तो फिर वो दिक्कत देगी। जस्ट आई एम मेकिंग श्योर कि वो चीज़ ना हो रही है। और उसके तुरंत बाद फिर मैं आ जाऊँगा मेन सेशन पे। अब ठीक है ये मामला। तो अब मैं शुरू करता हूँ टॉपिक को। तो टॉपिक की अब कहानी ये है आज की कि आज हम ओप पेज एसईओ देखेंगे और वो भी हिंदी में देखेंगे। इसका इंग्लिश वर्जन हम कल कवर कर चुके हैं, तो हिंदी में ओप पेज एसईओ कैसे समझा जाए ये हम अब इसको शुरू करते हैं। ओप पेज एसईओ इसका नाम ही आप देख रहे होंगे कि स्वपरिभाषित है, जो अपने आप में ये बता रहा है कि ऑफ पेज मीन्स जो पेज से बाहर जाके किया जाता है, ऑन पेज मीन्स जो पेज के ऊपर किया जाता है। इसमें आप पेज बोल लीजिए, इसमें आप वेबसाइट बोल लीजिए। इसमें ऑफ पेज एसईओ या ऑन पेज एसईओ की जगह ऑफ वेब एसईओ या ऑन वेब एसईओ इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि जो वेबसाइट होती है वो ग्रुप ऑफ पेजेस होती है। मतलब काफ़ी सारे जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं उनका समूह होती है। और क्योंकि जो एसईओ होता है वो जो है वेबसाइट के स्तर पे तो किया ही जाता है, लेकिन वो एक एक पेज के भी स्तर पे किया जाता है। इसीलिए इसके जो नामकरण है इसका, इसके अंदर जो है जो ऑफ पेज और ऑन पेज में जो वर्ड है वो पेज जो है वो प्रयोग किया गया है बजाय वेब यहाँ पे वर्ड प्रयोग करने के। तो मेन मकसद एसईओ चाहे वो ऑफ पेज हो चाहे वो ऑन पेज हो, दोनों के दोनों का एक ही रहता है। वो रहता है सर्च इंजन में जब भी कोई यूजर कोई भी क्वेरी लगा करके कुछ भी सर्च करता है उनके इंटरेस्ट का, और आपकी जो वेबसाइट है या आपका ब्लॉग है या आपका कोई भी वीडियो पॉडकास्ट या कुछ भी आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो उसकी ज़रूरत को फुलफिल कर सकता है, उसकी ज़रूरत की पूर्ति आपूर्ति कर सकता है, तो गूगल अगर आपके पेज को फिर वहाँ पे पाता है तो आप उसको वो आपके पेज को दिखाएगा गूगल उनको। तो वो गूगल अधिकतम बार आपके ही पेज को ऊपर पे लेकर के जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके मद्देनजर जो भी कार्यवाही जो भी गतिविधियां हम लोग करते हैं वो सर्च इंजन में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन पेज और ऑफ पेज दो सेगमेंट में आती है। ऑन पेज पहले से डिस्कस हो चुकी है, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड यानी कि ऑफ पेज पे।
तो आज का क्या रहेगा हमारे एजेंडे में? आज का हमारा जो एजेंडा है उसमें ये रहेगा कि हम OpenJS के बारे में समझेंगे। कंटेंट हाँ, वही बात है एक यहाँ पे, क्योंकि ये सारे का सारा प्रेजेंटेशन जो है इंग्लिश में है और ये मुझे इंग्लिश में रखना पड़ता है क्योंकि अल्टीमेटली हिंदी में बतलाने में, डिस्कस करने में अच्छा है कि जो हिंदी स्पीकिंग हैं हमारे में, उनके लिए ये चीज़ें पचाने में, हजम करने में, सीखने में, समझने में आसान रहता है। लेकिन क्योंकि जब हम करने के लिए टूल्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सारे के सारे टूल्स जो हैं वो इंग्लिश में ही हैं और क्योंकि फिर इंग्लिश में है तो ये जो सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये इंग्लिश में ही चलेंगी। तो बोलने के माध्यम से तो चीज़ें आपको हिंदी में समझा दूँ और इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए आप ये चीज़ें ये देखते रहें कि भाई जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको इन्हीं से इन्हीं के लगते, इन्हीं के इनसे मिलते-जुलते ही सबक आपको वहाँ पे प्रयोग करने को मिलेंगे, जब आप टूल्स के अंदर जाकर के ये काम करोगे या करवाओगे। और तो ये उसकी टेबल है, समरी है सारी चीज़ों की जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये मॉडल जो तीनों 3 सेशन हो चुके हैं। पहला ओवरव्यू का हुआ था, डिजिटल मार्केटिंग का, फिर ऑन पेज एसईओ का हुआ और आज ये ऑफ पेज एसईओ का है। तो मैं तीनों के तीनों सेशंस में, और ये आगे थ्रू आउट चलेगा अभी यहाँ पे। मेरे हर प्रेजेंटेशन में ये मॉडल मिलना ही मिलना है क्योंकि इस पूरे लर्निंग कोर्स का जो आप कह सकते हैं एक जो बेस मैंने टिका रखा है वो हमारी ज़िंदगी का जो वास्तविक दुनिया है उसका जो एक उदाहरण है क्रिकेट के खेल का, उसके अनुसार मैंने इसको इसके साथ तुलनात्मकता में आपको समझाने की कोशिश कर रखी है ताकि आपको जो वास्तविक चीज़ें होती हैं उनसे इसके ज़रिए ये आपके दिमाग में ईज़िली याद रहे। इसकी मेमोरी जो है आपकी बड़ी बड़े टाइम तक के लिए, बड़े वक्त तक के लिए आपके अंदर बनी रहे। तो क्रिकेट के अंदर जैसे बॉल होती है, पिच होती है, क्रिकेट की जो पिच होती है और बैट होते हैं, इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में 3 सेगमेंट्स होती हैं। वेब प्रोडक्ट होते हैं, मार्केट निश होती है और 10 मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की जोन होती हैं। वेब प्रोडक्ट वगैरह मार्केट निश के बारे में मेरा जो पहला ओवरव्यू का डिजिटल मार्केटिंग का सेशन था उसके अंदर पहले बोल चुका हूँ। उसकी वीडियोज़ मेरी उसके प्रोफाइल के ऊपर नीचे पड़ी हैं, आप वहाँ पे कभी जाएँगे टाइमलाइन पे तो वो आपको वहाँ मिल जाएँगी। तो इनकी डिटेल वहाँ से आप देख सकते हो। और जो 10 मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की जोन्स हैं उनमें से एक जो जोन है वो एसईओ है और एसईओ की फिर जो 2 सब जोन बनती हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज, उनमें से हम आज ऑफ पेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। ये इस स्लाइड पे आने के बाद आपको 2 चीज़ें यहाँ पे समझने में ज़रूरी हैं और इनको समझते हुए ही आगे बढ़ेंगे। एसईओ जो है उसकी मेन 2 सेगमेंट होती हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। ये ऑन पेज में टेक्निकल और सिमेंटिक लास्ट वाले जो सेशन था उसमें इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। आज हमारी बात होगी इसके ऊपर, जो ये एरिया मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर के साथ, आसमानी नीले रंग के साथ मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि ऑफ पेज के अंदर 2 स्ट्रीम होती हैं। ऑफ पेज जो है आपकी वेबसाइट का ब्लॉग का कुछ भी सकता है, वो ग्लोबल लेवल पे भी किया जाता है और वो लोकल लेवल पे भी किया जाता है। और क्योंकि दोनों के अंदर एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी जो है जो मतलब आप गतिविधियाँ करते हैं उनके प्रकार दोनों पे बराबर रहते हैं। वही चीज़ें आपको लोकल करते वक्त करनी होती हैं, वही चीज़ें आपको ग्लोबल यानी कि वैश्विक स्तर पर करते हुए करनी होती हैं और वही चीज़ें आपको स्थानीय स्तर पे करते हुए करनी होती हैं, जिसके अंदर की कंटेंट सिंक्रोनाइजेशन है, नेटवर्किंग है, ब्लॉगिंग है और एडवर्टाइजिंग है। इन्हीं के ऊपर सारा ये प्रेजेंटेशन हमारा घूमेगा आगे की स्लाइड्स में। इसके साथ आपको इसमें एक छोटी-सी चीज़ जो मैं और क्लियर करते हुए चलना चाहूँगा वो ये है कि इन दोनों का आपस में क्या कोरिलेशन है। कोरिलेशन यानी कि तालमेल, यानी कि जो एसईओ की जो ज़ोन्स हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, इनकी आपस में क्या तालमेल है। जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर अगर आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे-जैसे आपका प्रोडक्ट यानी कि कोई भी वेबसाइट आपने लॉन्च करी, उसका फिर आपने उसकी तैयारी करी उसको इंटरनेट पे चढ़ाने के लिए लॉन्च करने के बाद, फिर उसके बाद आप उसको फेमस करने के लिए अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाने के लिए उसके अंदर बहुत सारा बल्क ऑफ करके क्या कह लो कि धुआंधार आपने उसके अंदर अंतहीन सामग्री
प्रविष्ट करवाना शुरू कर दिया। तो वो जो प्रविष्टि होती है, उस प्रविष्टि के अंदर फिर जब आप आगे वाली स्टेज पे जाते हैं, आगे वाले ओहदे पे, पायदान पे जाते हैं, तो फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि रूपांतरण की। यानी कि आपका जो शुरू का रूप था वेबसाइट का, जरूरी नहीं है कि वो, जब आप एक परफेक्शनिस्ट यानी कि स्पेशलिस्ट यानी कि विद्वान, यानी कि आप वहाँ पे जाकर के एक जो ओहदा आपको मिल चुका है मार्केट के अंदर आपके नाम का, आपकी ज्ञान का, उसको अगले लेवल तक ले जाने के लिए फिर आपको उसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव यानी कि रूपांतरण करने पड़ते हैं। और वो रूपांतरण करने के लिए ये पूरा प्रोसेस में चलता है साइकोलॉजिकल तरीके से, यानी कि एक गोल दायरा जो बन जाता है। लॉन्च किया, गियर अप किया, बल्क ऑफ स्टफ उसके अंदर डाला, फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया, इसको फिर आप रूटीन में करते रहते हो। उसी का नाम है एसईओ का साइकिल कह लो, कंपेरिजन कह लो। लेकिन इन चारों पायदानों पे, चारों जो दौर होते हैं, जब ये दौर चलते हैं, लॉन्चिंग का दौर होता है, तो उस वक्त जब आप एसईओ की एक्टिविटी कर रहे होते हो, तो उनका अनुपात क्या रहता है उसके अंदर, ऑन पेज एसईओ के बनाम ऑफ पेज एसईओ का। यानी कि शुरू में जब आप लॉन्च कर रहे हो तो 90% आपका ऑन पेज एसईओ चलता है और सिर्फ 10% आपका ऑफ पेज एसईओ चलता है। लेकिन जब आप गियरिंग अप पे आ गए कि अब मुझे इसको सर्च इंजन के अंदर टॉप पे लेके जाना है, तो फिर आपकी जो एक्टिविटी है 70% फिर भी वो आपकी ऑन पेज पे ही चल रही है, 30% आपकी ऑफ पेज पे चल रही है। पर जब आप बिल्कुल उस पे आगे गए, तो मुझे, क्योंकि जो सर्च इंजन है उन्होंने सबने जान लिया कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, उनको ये पता है कि ये कोई कंटेंट लेके आएगा तो हम इसको कंसिडर करेंगे, और ये उसको भी पता है जिसने ये कंटेंट डाला है, यानी कि मुझे पता चल चुका है कि अब मेरी साइट पे जो भी कंटेंट आएगा वो जो सर्च इंजन वगैरह है वो उसको नोटिफाई करेंगे। लेकिन सिर्फ सर्च इंजन का नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है। सर्च इंजन कहता है भाई तू अकेला बैठा है, मैं तेरे को क्यों दूंगा, मैं तेरी, मेरे को किसी ने क्वेरी डाली, उन क्वेरीज के रिजल्ट में मैं तेरे को क्यों दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा तो मैं तेरे को पहले पेज पे क्यों दिखाऊंगा, तो पहले पेज पे दिखाऊंगा तो मैं तेरे को टॉप 3 में क्यों दिखाऊंगा। तो ऐसी चीज क्या है, क्या एक्सपर्टीज है, क्या ज्ञान है, क्या महत्वता है, क्या उपलब्धि है, क्या तेरे अंदर सिद्धि है, क्या सिद्धि है तेरी जो तुझको मैं मेरे सर्च इंजन के पहले पेज के 10 जो रिजल्ट हैं उनमें भी जो टॉप के 3 रिजल्ट हैं वहाँ पे रखूँ। क्योंकि जो रिसर्च है, एक स्टडी है 2009 उसके अकॉर्डिंग जो है 90% जो लोग हैं वो पहले पेज के बाद दूसरे पेज पे ढूंढने की जहमत भी नहीं उठाते, वो वहीं से वापस लौट जाते हैं अगर उनको उनकी पसंद की चीज वहाँ पे नहीं मिलती है तो। और उसमें भी जो पहले पेज पे 90% होते हैं, उसके भी 50%, 51% जो है वो सिर्फ पहले 3 रिजल्ट देखते हैं, नीचे तक जाने की कोशिश नहीं करते। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है। आप ये चीज जब आप लॉन्चिंग पे हो या गियरिंग स्टेज तक हो, वहां तक तो आप कर लोगे, लेकिन उसके बाद असली चैलेंज स्टार्ट होता है जब आपकी एक्टिविटी जो है ऑन पेज एसईओ पे सिर्फ 30% रह जाती है और ऑफ पेज एसईओ पे वो 70% चली जाती है। यानी कि आपको फिर वहाँ पे क्वालिटी के साथ, और कंटेंट जो है वो क्वांटिटी चाहिए लेकिन क्वालिटी वाली चाहिए, तभी आप वहाँ पे अपनी एक वैल्यू बनाओगे प्रोफेशनिस्ट की। और साथ में जो भी नेटवर्क है प्रोफेशनल्स का, वो जैसे जैसे हम आगे स्लाइड्स में बढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाओगे कि वो फिर आपको आगे आगे बढ़ाना होता है, अपनी वैल्यू बढ़ानी होती है, लोगों के बीच में नेटवर्किंग करनी होती है। बेसिकली सारे का सारा ओके जैसे जो है ना, वो है ही सारे का सारा नेटवर्किंग का अपने लिए एक वो बोलते हैं ना कि हवा बनाना, अपनी माहौल तैयार करना, लोगों के बीच में आपकी रिदम बैठाना, एक धुन, एक लय, लोगों की लय के साथ आपकी लय का मिलाप मिलाप करना, सारा वही होता है ये ऑन पेज एसईओ। और फिर उसके बाद जब आप एक सिद्ध की ऊपर जो उपाधि कह लीजिए, उपलब्धि कह लीजिए, उस तक पहुंच जाते हो, तो फिर आपको, आप लोगों को वो करने लग जाते हो, क्या बोलते हैं, अपने पक्ष में या अपने साथ में उनको प्रभावित करने लग जाते हो, उनके ऊपर आपका प्रभाव हो जाता है, उनके दिमाग पे आपका इतना प्रभाव हो जाता है कि वो लोग ये समझने लग जाते हैं कि ये फलाने की तरफ से कंटेंट आया है तो ये ऑथेंटिक होगा ही होगा, ये मेरे काम का होगा ही होगा, इसमें क्वालिटी होगी ही होगी। वो स्टेज होती है जहाँ पे आप प्रभावकारी बन जाते हो, आप प्रभाव करने लग जाते हो लोगों के ऊपर अपना। तो वहाँ पे फिर आपकी जो ऑन पे जैसी एक्टिविटीज होती है वो सिर्फ 10% रहती है, 90% जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो पेज एसईओ पे आ जाती हैं।
और बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं, मैं आपको खास बात बता दूं यहाँ पे, बहुत सारे डेवलपर्स यानी कि जो एसईओ डेवलप करते हैं आपकी वेबसाइटों का, चाहे वो एक इंडिविजुअल बंदा आपने अपनी कंपनी में हायर कर रखा है या आप किसी एजेंसी के थ्रू ऐसी सर्विस ले रहे हैं, वो सारे के सारे आपको ब्लफ करते हैं बहुत बार, सिर्फ आपकी ऑन पेज एसईओ की एक्टिविटीज कर करा के, और आपको ये दिखाते हैं कि देखो जी हमने तो आपकी साइट को सब कुछ कर दिया है और अब हमारा काम पूरा, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जबकि असली जो बात होती है वो यही होती है कि जो वो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, वो जो चलता है ना वो ओक पेजेस की एक्टिविटी जो होती है, तब जा करके आपकी वेबसाइट का काम शुरू होगा सही। जो ऑन पेजेस तो ये मान लीजिए कि आपका जो सही टेक्निकल बंदा होगा तो महीने 2 महीने में पूरा कर देगा। उसके बाद ऑन पेज पे सिर्फ इतना काम बचता है कि एक तो रिवीजन मारता रहे साइट का, दूसरा जब नया कंटेंट आता है तो नए पेज आते हैं तो उन पेजेस का भी एसईओ करता रहे, दैट्स इट। अदरवाइज फिर सारा जो काम शिफ्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे जब स्टेज पे आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 10% होता है, 90% जो ना सारा ओप पे चला जाता है। और वो पेज में 90% में क्या क्या होता है अगली स्लाइड पे हम आ रहे हैं इसको डिस्कस करने के लिए। उससे पहले ये आपस में इनकी जो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली 4 कंसेप्ट हैं जो कि इंटर मिंगल्ड है, आपस में गुथे हुए हैं एक दूसरे के साथ, और वो किस तरीके से किस हद तक गुथे हुए हैं इस स्लाइड के अंदर समझिए। ये हो गया आपका सर्च इंजन और ये हो गया आपका सोशल मीडिया। दोनों के दोनों को आप सर्च इंजन के तरीके से भी ट्रीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में भी आप कई बार चाहे किसी के नाम की क्वेरी डालते हो या किसी टॉपिक की क्वेरी डालते हो तो सोशल मीडिया उदाहरण के तौर पे जो फेसबुक है वो आपको रिजल्ट देती है। किसी का नाम ढूंढना है तो 10-20-30 नाम दे देगी, किसी के कोई ग्रुप ढूंढना है तो ग्रुप दे देगी, कोई टॉपिक ढूंढना है तो टॉपिक की लिस्ट दे देगी, फेसबुक का जो रिजल्ट पेज है वो निकाल के। तो जो सोशल मीडिया है इस टाइप के वो भी एक हिसाब के सर्च इंजन ही हैं छोटे मोटे। हालांकि जो गूगल या बिंग या बायडू या फिर यांडेक्स जो हैं इतने बड़े नहीं है वो, और ना ही वो इतने समर्पित हैं उस काम के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे और भी बाकी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। तो इसलिए ये सोशल मीडिया है अपना अलग इसका एक रुतबा है और इसकी अपनी एक अलग पैठ है। परंतु इसका आपस में सर्च इंजन के साथ लिंक रहता है। वो तो समझिए आप यहाँ पे सारी लड़ाई क्या है, ये 2 प्लेटफॉर्म है, तो सर्च इंजन का प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। सारा जो एसईओ है उसकी कहानी ही ये है कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन के रिजल्ट्स में भी दिखे, सोशल मीडिया के रिजल्ट्स में भी दिखे। आपकी वेबसाइट है, प्रोफाइल है, पेज है, ग्रुप है सोशल मीडिया पे, चाहे कुछ भी है आपके पास, ब्लॉग है, आपकी पोस्ट है, वो टॉप पे रहे आपके टॉपिक में, आपके डोमेन में। तो ये 2 प्लेटफॉर्म हो गए। अब इन पे आपका मकसद क्या है, आपको मिलता क्या है वहां से? वहां से आपको 2 चीजें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? ऑर्गेनिक ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक। या तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक यानी कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैफिक आता है आपकी साइट पे, या तो वो मिलेगा आपको, क्योंकि वही बंदे हैं जिनके लिए आप बैठे हो, उन्हीं के लिए आप वहाँ बैठे हो, उनको अपने पीछे लगाने के लिए। किसी अगर देसी भाषा में स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ तो आपको लोगों को अपने पीछे लगाना है, और उनको पीछे लगाने के लिए आप बैठे हो वहाँ पे। अब उनको लगाने के लिए आपको 2 रास्ते हैं। पेड होता है ना वो भी अल्टीमेटली तब तक ही आपको प्रमोट करेगा जब तक आपका पैसा बोलता है। अगर आपका पैसा नहीं बोल रहा है ना और आपके कंटेंट में दम नहीं है तो वो पेड भी काम नहीं करेगा। तो जो मेन बात यहाँ पे वही आ गई, कंटेंट में दम है तो पेड की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। देर सवेर आपका वो जो कंटेंट है, वो जो सर्च इंजन है, सोशल मीडिया है, जो आपके यूजर्स हैं वो आपको पहचान लेते हैं, आपके टैलेंट को, आपकी स्किल्स को, आपकी उसको कैलिबर को जान लेते हैं। पर फिर भी ज़रूरी होता है बहुत सारे मायनों में। ऐसा नहीं है कि पेड की भी कोई वैल्यू नहीं है, पेड की वैल्यू है तभी तो पेड है, यानी कि खरीदा हुआ जो माध्यम है वो। खैर ये तो हो गई इस मैट्रिक्स के वाई, जो आप कह सकते हो डायमेंशन के ऊपर जो चीज़ें हैं, और ये इसके एक्स डायमेंशन पे जो मैंने यहाँ पे लगाई है। अब ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे बोल रही है
उसमें आपको शुरू यहीं से करना पड़ता है, जो ये देख रहे हो आप यहाँ पे ऑन पेज एसईओ से। और ऑन पेज एसईओ में आप देख रहे हो कि एरो जा रहे हैं नीचे एसएमओ पे, यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे, और इधर जा रहा है ऑफ पेज एसईओ पे, यानी कि जो एसईओ है लेकिन वो सर्च इंजन मार्केटिंग वाला एसईओ है, थोड़ा बहुत उसके अंदर मिक्सिंग है दोनों की, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी पेड में भी आ जाती हैं और ऑर्गेनिक में भी आती हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप ऑन पेज एसईओ से निकलते हैं, बेसिक आपका स्टार्टअप यहीं से, और ये बेसिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे आए हुए हैं इस स्टेज पे, ऑफ पेज एसईओ पे। उसके बाद फिर हम इस पे भी आएंगे, अगले सेशंस में फिर इस पे भी आएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये इंटरलिंकिंग है इनकी, ये समझिए आप यहाँ पे ऑन पेज एसईओ अगर आपके पास नहीं है तो आप ये भी ना करें और आप ये भी ना करें, क्योंकि इसके बिना इसका कोई अर्थ नहीं है, इसके बिना इसका भी कोई अर्थ नहीं है। अगर आपका ऑन पेज एसईओ सेट नहीं है तो यहाँ पे समझ लीजिए इस बात को। भले ही मैंने आपको यहाँ दिखाया है, इस स्लाइड में दिखाया है कि लेटर ऑन एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे ऑन पेज एसईओ जो है वो सिर्फ 10% वैल्यू करेगा एक्टिविटी लेवल पे, बाकी 90% ऑफ पेज पे जाएगा। लेकिन ये मत भूलिए कि ऊपर की 3 एक्टिविटीज में यहाँ 2 में वो मेजर है 90% पे, 70% पे है। यहाँ पे आकर के आप ये मत समझिए कि इसके आप कि अगर ये मतलब सारा गेम यहीं पे खेला जाता है तो इसकी क्या जरूरत है, ये तो बेस है उस चीज़ का, तो ये आप पक्का करना ही करना है। उसके बाद फिर बात आती है यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ में, ये सारी चीज़ें हम आगे वाली प्रेजेंटेशन में देखेंगे। फिर ये आ गया यहाँ पे, ये इसके ऊपर जो इसका बेनिफिट है वो यहाँ पे भी मिलता है, और फिर यहाँ से यहाँ मिलता है, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक पे जो पेड ऐड चलती हैं, लिंक्डइन पे, ट्विटर वगैरह पे चलती हैं, वो सब आता है। और यहाँ पे गूगल ऐड वगैरह जो सर्च इंजन की चलती है, क्योंकि सर्च इंजन है तो यहाँ पे जो पीपीसी सीपीसी जो होती है, पे पर क्लिक और पोस्ट पर क्लिक जो ऐड होती है वो चलती है यहाँ पे साथ में। और यहाँ पे आपका फेसबुक पे प्रोफाइल बना लिए, लिंक्डइन पे बना लिए, यूट्यूब का चैनल बना लिया, वो जो चीज़ें होती है जो ऑर्गेनिकली होती हैं, जिनके लिए आपको फाइनेंशियल वो इन्वेस्टमेंट एज सच नहीं करनी पड़ती। तो ये इस तरीके से सारे का सारा आपस में एक दूसरे से ये जो चीज़ें हैं गुथी हुई हैं, इनकी निर्भरता है एक दूसरे के ऊपर। तो निर्भरता आपको इस चार्ट से भली भांति समझ में आ जानी चाहिए। अगर कोई सवाल है तो आप मेरे को मैसेज उसके कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, और मैं एक चीज़ और देख लेता हूँ एक बार, अगर कोई सवाल अगर किसी का आया है तो जस्ट मैं एक बार जा रहा हूँ मेरी फेसबुक के पेज पे, वहाँ पे मैं देख लेता हूँ किसी का कोई कमेंट आया है तो। ओके, यहाँ पे एक ही कमेंट है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल किसी ने पूछा नहीं है अभी तक, तो आगे चलते हैं। आगे जो है इसके अंदर ये सर्च इंजन एंड सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के बाद आ गई अब ऑफ पेज की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उनकी ग्रिड क्या है। ऑफ पेज की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी जो ग्रिड है, यानी कि उनका जो जाल है, वो कौन सी सेगमेंट है, कौन से विभाग हैं, संप्रदाय हैं, समुदाय हैं, सामूहिक सूची हैं कार्यों की, वो सारी की सारी यहाँ पे मैंने उसको एक सूचीबद्ध तरीके से आप लोगों की उपस्थिति के अंदर प्रस्तुत किया हुआ है, तो आप लोग इसको यहाँ से समझें। पहली एक्टिविटी जो होती है, इसमें थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग के वर्ड चलेंगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये विषय ही ऐसे हैं कि इनके अंदर मैं चाहकर भी 100% शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकता, मुझे कहीं ना कहीं इंग्लिश में आना ही पड़ता है। और क्योंकि प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें हैं भी इंग्लिश में, तो आप भी थोड़ा सा इसमें इसी तरीके से चीज़ों को अप्रोच कीजिए कि आपको अल्टीमेटली करनी है इंग्लिश में भी है, तो अकेले हिंदी पे डिपेंडेंट मत होइए। सुविधा के अनुसार मैं आपको हिंदी में बता ही रहा हूँ, परंतु अल्टीमेटली आपको ये टूल्स वगैरह में जाकर के, चाहे आप खुद करेंगे चाहे आप अपने टेक्नीशियन से करवाएंगे, वहाँ पे आपको ये शब्द जो हैं इंग्लिश में ही मिलेंगे। साथ साथ इनको कम से कम इन शब्दों को आप अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में इंग्लिश में जरूर चढ़ाएं, ताकि आप अगर किसी के साथ ऐसे सर्विसेज ले रहे हैं किसी से, तो वहाँ पे आपको कोई उल्लू ना बना जाए, आपका कोई बेवकूफ़ ना बना जाए कि आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, जिसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं, अगर वो आपको वही नहीं पता है इसमें, तो आप क्या जिस उम्मीद के अनुसार जिस मात्रा में चाहिए थी उसी में मिली है।
तो पहला होता है एक्टिविटी में आर्टिकल सबमिशन का और इसकी इम्प्लीमेंटेशन का। इसके लिए मैंने साथ में उदाहरण दिए हैं कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप ये चीज़ें जाके करते हो। ये वेबसाइटों के नाम हैं, आप इनको कंटेंट फार्म बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलूँ, कंटेंट के मतलब जैसे खेती होती है ना, फार्म हाउस होता है, एग्रीकल्चर फार्म हाउस होते हैं, बस ऐसे ही कंटेंट के फार्म हैं ये। बस सिंपल भाषा है, कंटेंट के फार्म हाउस है ये। वहाँ पे आपको बेइंतहा कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा, पागल हो जाओगे, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, उसके अंदर सर्फिंग करते रहना, जितना कंटेंट पढ़ सको उतना पढ़ते रहना। आपकी जो कैपेसिटी है वो जो है क्या नाम है, एक मिनट, एक रिक्वेस्ट आई है, आपकी जो कैपेसिटी है वो जवाब दे जाएगी, लेकिन उनके पास कंटेंट की इंतहा नहीं है। उनके पास कंटेंट इतना है कि अंतहीन आप बोल सकते हैं उसको। हेलो जितेंद्र, वेलकम। हेलो सर, गुड इवनिंग। अभी ज्वाइन किया है क्या या पहले वाली स्लाइड देख ली? नहीं सॉरी, एक्चुअली मैं लेट हो गया था। आज मैं थोड़ा ऑफिस में अटक गया सर। कोई नहीं, पीछे वाली स्लाइड्स में मैं अभी ज़्यादा कुछ ऐसा गया नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप बाद में पीछे वाला हिस्सा सुन लेंगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ए, एक दो स्लाइड ही गई है। ओके सर, सॉरी, थैंक यू। नो, इट्स ओके। तो अब आगे आर्टिकल सबमिशन जो होता है ये आपको ई हाउ हाउ सुपर आर्टिकल टेक्नोरेटी और आर्टिकल बेस्ड टाइप की जो फेमस कंटेंट हाउस हैं, कंटेंट फार्म्स बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे खेत होते हैं, एग्रीकल्चर फार्म होते हैं, एग्रीकल्चर फार्म होते हैं, ऐसे ही कंटेंट के फार्म होते हैं। आपका जो कंटेंट है वेबसाइट का है, किस भी चीज़ का आपका कंटेंट है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसके कंटेंट फार्म होते हैं। उनको उनके ये उदाहरण यहाँ मैंने दे रखे हैं एक्टिविटी के हिसाब से, यानी कि आप ये एक्टिविटी करेंगे तो ये वाला, ये करेंगे तो ये वाला, ये वाला, तो यहाँ यहाँ जाके करनी है। प्रेस रिलीज के लिए आप ये वाले कोई भी एग्जांपल में से जाकर के आपको वहाँ पे जाकर करेंगे। तो ये एग्जांपल भी मैंने ऐसे उठा रखे हैं जो मोस्ट रिनाउंड हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनकी पैठ है लोगों के बीच में, मान्यता है, लोग इनके ऊपर विश्वास करते हैं कि इनके ऊपर कंटेंट मिलेगा तो हमें उसमें कुछ ऑथेंटिक तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, या पूरा ही ऑथेंटिक मिलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिस्ट बना रखी है मैंने यहाँ पे इनकी सबकी। तो ये इसके बाद ब्लॉग पोस्ट है कि आपकी सबमिशन है अगर, तो वो आप इन पे कर सकते हो जा करके। और अगर आपके पास साइट सबमिशन टू सर्च इंजन है तो आप गूगल, बिंग, गीगा, ब्लास्ट, एम्पायर वेब, स्क्रब दी वेब, इनकोड, टाइगर वगैरह पे जाके आप किसी कर सकते हो। सोशल बुक मार्किंग करनी है तो ये स्टम्बल अपॉन की साइट है, रेडिट की है, टम्बलर की है, गूगल की है, डिक की है, डू फॉलोवर की है, इन पे कर सकते हैं। एसएमओ साइट सबमिशन है तो आप कोई इंटरेस्ट है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इनके ऊपर जाके कर सकते हो। यूआरएल पिंग करना है, पाई पिंग माई यूआरएल, ऑटो पिंग, पिंगलर, टोटल पिंग, गूगल पिंग वगैरह पे जाके कर सकते हो। इन पे करना जरूरी क्यों है, ये बात पहले समझने की है। इन पे करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो गूगल है वो इनको ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे एक किताब होती है ना, किताब के अंदर आपका इंडेक्स होता है, इंडेक्स टेबल होती है, जिससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि इस किताब के अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स के अंदर आगे क्या क्या मिलने वाला है। ऐसे ही जो ये जितने भी सारे यहाँ पे उदाहरण रखे हुए हैं, जितने भी हैं, ये सारे के सारे गूगल के लिए वो काम करते हैं जो एक किताब जो है, एक किताब के अंदर जो है एक जो टेबल ऑफ इंडेक्स काम करती है। तो गूगल इनको रेफर करता है आपकी चीज़ को ऑथेंटिक मानने के लिए, ऑथेंटिसिटी उसकी बढ़ाने के लिए। जब वो देखता है कि आपकी चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड हैं तो उसको थोड़ा लगता है कि हाँ, इसकी चीज़ों में कुछ ना कुछ तो होगा, इसीलिए यहाँ पे बैठा हुआ है और इसने यहाँ पे चीज़ें डाल रखी हैं। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट सबमिशन है, आप इसको इशू पे जाके डालें, स्लाइड शेयर पे, स्क्रिप्ट पे, रैपिड शेयर पे, वर्डपैड पे, मिनी पे। इसमें आप ई बुक डाल सकते हैं, पीडीएफ है, पीपीटी है, कुछ भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, इवन वर्ड फाइल है, और ऑडियो वीडियो भी आप डाल सकते हैं। तो वो सारे के सारे यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स में डालें। ऐसे ही आपकी क्लासिफाइड ऐड होती है, लेकिन क्योंकि क्लासिफाइड जो ऐड होती हैं आप इनको एक अखबार के माध्यम से लेवें। जैसे कि एक अखबार के अंदर आपको स्पेशल, जब भी कोई अखबार आप उठाएंगे उसके अंदर एक क्लासिफाइड का स्पेशल सेक्शन होता है, जहाँ पे कि लोकल लेवल की जो एडवर्टाइजिंग होती है वो होती है, किसी ने कुछ घोषणा करनी है या किसी ने कुछ प्रचार करना है, यहाँ तक कि साथी ब्याह के बीच में क्लासिफाइड होते हैं, आपने देखे होंगे। तो इसी तरीके से ये लोकल लेवल पे मार्केट के हिसाब से होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एज पर लोकल इसीलिए लिखा है, एज पर लोकल बिजनेस। वो इसलिए लिखा है
क्योंकि ये बाकी सारे जो हैं ये ग्लोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने वाले हैं। जहाँ पे आपको अगर आपको वैश्विक स्तर पर अपनी वेबसाइट को लेकर जाना है तो आप ये वाले जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपका होना बहुत ज़रूरी है। और ये लोकल वेरी करते रहते हैं मार्केट के हिसाब से। मार्केट में भी जैसे अगर इंडिया है तो इंडिया में वो स्टेट के हिसाब से भी वेरी करते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो वहाँ के आपको ये अलग से मिलेंगे, साउथ के अलग से मिलेंगे, यूपी के, राजस्थान के, पंजाब के, दिल्ली के, हरियाणा तक के, इनके अलग अलग मिलेंगे सबके। इवन सिटीज़ के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के मिलेंगे आपको ये जो क्लासिफाइड एड सबमिशन होते हैं। तो वो इसलिए यहाँ पे मेरे लिए उदाहरण देना ज़्यादा ईजी नहीं था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एज पर लोकल मार्केट। और एज पर लोकल मार्केट मैंने एक और चीज़ के लिए लिखा है, वो है ये लोकल सिटेशन बिजनेस डायरेक्टरी जो होती है। तो ये भी लोकल लेवल पे भी मिलती हैं। वहाँ पे आपकी वेबसाइट होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उनके ऊपर जाकर के लोग आपको सर्च करते हैं और वहाँ पे ढूंढते हैं। तो अगर आप वो आपको वहाँ देखते हैं तो फिर आपको उनको चांसेस रहता है आपकी वेबसाइट विजिट करने का, और उससे आपको वेब ट्रैफिक के जरिए जिस भी तरीके का आपका क्लाइंट आपको कन्वर्जन चाहिए अपने उसमें आपकी हेल्प हो जाती है। तो ऐसे ही ये प्रोफाइल क्रिएशन की साइट्स हैं, रिव्यू की पोस्टिंग की साइट हैं और लोकल सिटेशन की साइट्स हैं। अब ये जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं इनकी थोड़ी सी डिटेल्स जो हैं हम आगे वाली स्लाइड्स पे पढ़ेंगे। मैंने शुरुआत में ही इसका ओवरव्यू इसलिए दे दिया है ताकि आगे जब आप जैसे जैसे बढ़ोगे तो आप पहचान सको कि कौन सी चीज़ कौन से वाली की कौन सी किस काम की अकॉर्डिंग थी। तो ये अब आगे चलेंगे। इसके बाद थोड़ा सा पीछे जैसे ये हमने सर्च इंजन का कर लिया है, एक ये मॉडल कोरिलेशन वाला, और इससे पहले हमने ये जो एसईओ की एक्टिविटीज़ का किया था वो ये है यहाँ पे, ये वाला। और अब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब हम आ रहे हैं अगले पार्ट पे, और वो है ये असली जो चीज़ है, यानी कि कंटेंट स्प्रेडिंग की। कंटेंट आपको स्प्रेड करना है, इतना स्प्रेड करना है कि लोगों के बीच में आपका ही कंटेंट जिक्र में आए। जब जब लोग आपके बिजनेस से रिलेटेड बातें करें, इंटरनेट पे उससे रिलेटेड चीज़ें ढूंढें। तो जैसे अगर मैं इसमें आपको नीचे से स्टार्ट करके दिखाऊं, तो ये हुई हमारी डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में ये सेगमेंट्स रहती हैं, डिजाइनिंग रहता है, कंटेंट क्रिएशन रहता है, प्रमोशन रहता है, फिर उसके बाद उसका परफॉर्मेंस का एनालिसिस रहता है, फिर उसके बाद रीमार्केटिंग की सर्विसेज रहती हैं। तो ये यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड सर्विसेज भी बोल सकते हो, वो यहाँ पे रहती है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्योंकि यहाँ पे कंटेंट हमने चूज किया हुआ, तो ये कंटेंट मार्केटिंग के अंदर जो हमारी नेक्स्ट जो सेगमेंट आती है उसमें ये आगे फिर सेक्शन रहते हैं। जैसे एसईओ हो गया, एसएमओ हो गया, एससीएम हो गया, एसएमएम हो गया, पीपीसी, पीआर, परमिशन, प्रमोशन वगैरह हो गई इसके अंदर। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसएमओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एससीएम सर्च इंजन मार्केटिंग, एसएमएम सर्च इंजन सॉरी सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी पेपर क्लिक एड्स, और फिर पीआर पब्लिक रिलेशंस, एंड देन दिस ऑल परमिशंस प्रमोशन। जो आगे हम जैसे जिस भी सेशन के चैप्टर में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन लेंगे। अब इसके बाद हमने इसको और छोटा किया, तो हमारा टॉपिक यहाँ से हमने उठाया इसमें से कंटेंट मार्केटिंग में से सिर्फ एसईओ। सिर्फ एसईओ यहाँ पे आ गया। इसमें दो सेगमेंट है, ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन की, जैसे वीडियो पड़ी है मेरी टाइमलाइन पे, कभी भी आप जाके देख सकते हो। हिंदी में भी पड़ी है और इंग्लिश में पड़ी है। और आज हम बात कर रहे हैं ऑफ पेज एसईओ पे। ऑफ पेज एसईओ में जब हम आएंगे यहाँ पे, तो ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अब लिंक बिल्डिंग यहाँ पे मेन जो बात डिस्कस हो रही है वो लिंक बिल्डिंग पे आ रही है। अब लिंक बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कंटेंट स्प्रेडिंग है, नेटवर्किंग है और ब्लॉगिंग है। तो सोशल मीडिया के अंदर सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि जो ऑफ पेज एसईओ है उसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी मैंने यहाँ पे लिया है। तो लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग क्योंकि एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, इसको हम बाद में लेंगे। यहाँ पे मैंने ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है उसका आप जिसने भी ये मेरी स्लाइड देखी है पीछे वाली, उसने इसमें समझ लिया होगा कि एसएमएम को हमने इसमें क्यों इंक्लूड किया हुआ, क्योंकि ये आपस में सॉरी इनकी आपस में निर्भरता है एक दूसरे पे, इसलिए यहाँ पे एसएमएम को इसके अंदर रखा हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग को। तो अब लिंक बिल्डिंग में आ गया कंटेंट स्प्रेडिंग, नेटवर्किंग और ब्लॉगिंग, हम इसको ही अभी मेन फोकस पे लेके जाएंगे। तो ये स्लाइड हमें कंटेंट स्प्रेडिंग के बारे में बता रही है, आगे वालियों में हम नेटवर्किंग और ब्लॉगिंग के बारे में देखेंगे। तो कंटेंट स्प्रेडिंग में क्या है, बस कुछ नहीं है, उठा के जहाँ फंसे इंटरनेट के ऊपर अपना कंटेंट फेंकते रहो। क्या सिर्फ इतना ही है ये?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उठा के जहाँ फँसे वहाँ नहीं फेंकना है। उठा के वहाँ डालना है जहाँ आपके अनुरूप चीज़ें हैं, जहाँ आपके कंटेंट की डिमांड है। ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन का बिज़नेस करते हो और जाकर के हेल्थ केयर की वेबसाइट पे आप अपना कंटेंट डाल आए। कौन देखेगा वहाँ पे तो? किसके काम का है वो? आपका कंटेंट वहीं डालना चाहिए जहाँ पे आपको एजुकेशन से संबंधित जो है ग्रुप्स मिलते हैं, डायरेक्टरीज मिलती हैं, सबमिशन मिलते हैं, उसी पे जाकर के आप वो चीज़ डालेंगे तो आपका कंटेंट का वैल्यू अच्छे से होगा। एक मिनट, थोड़ा डिस्प्ले में दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? कंटेंट कैसे डिस्प्ले नहीं हो रहा? यहाँ पे है, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, अब आ गया। तो यहाँ पे जो कंटेंट स्प्रेडिंग है इसमें 4 हमारे पास तरीके रहते हैं। एक तरीका है यूआरएल स्निपेट सबमिशन का। यूआरएल तो आपकी वेबसाइट का यूआरएल हो गया, आपके आर्टिकल का हो गया, आपकी पोस्ट का हो गया। स्निपेट होता है एक छोटा-सा उसका खाका, एक मतलब छोटी-सी उसकी समरी, उसका जो जैसे उसके अंदर आप डाल सकते हैं, टाइटल डाल दिया, यूआरएल डाल दिया, एक छोटी-सी उसकी विस्तृत तो नहीं बट संकुचित सी व्याख्या डाल दी उसके अंदर, इंग्लिश में कहो तो डिस्क्रिप्शन और समरी बोल लो। ये जो 3-4 चीज़ें होती हैं, इनके साथ जो एक टेम्पलेट एक वो बनता है टेम्पलेट टाइप का, उसको आप स्निपेट बोलते हैं। और वो जो स्निपेट जब हम इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम इन 4 जगहों पे डाल सकते हैं। सर्च इंजन पे डाल सकते हैं, यूआरएल की इनकी स्पेशल डायरेक्टरी होती है वहाँ डाल सकते हैं, सोशल मार्केटिंग की होती है वहाँ डाल सकते हैं, वेब डायरेक्टरी होती है वहाँ डाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अंधाधुंध नहीं डालनी है। अगर अंधाधुंध डालोगे तो पेनलाइज्ड भी हो जाओगे गूगल से। आपको सिर्फ वहाँ डालनी है जहाँ पे आपका बिजनेस है। अगर आप हेल्थ केयर में हैं तो आप हेल्थ केयर से संबंधित ही बुकमार्किंग करेंगे, उससे संबंधित ही वेब डायरेक्टरी पे जाकर के वो चीज़ डालेंगे। अगर आप एजुकेशन में हैं तो एजुकेशन के हिसाब से करेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स की सर्विसेज करते हैं तो आप स्पोर्ट्स के हिसाब से करेंगे। इवन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस में भी हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस से रिलेटेड प्लेटफॉर्म पे ही जाकर के वो चीज़ें सबमिट करेंगे, वहाँ पे डालेंगे उनको। और ऐसे ही अगर करेंगे तो आपको कभी भी गूगल वगैरह की जो पेनल्टी होती है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। और पेनल्टी कई बार इतनी हैवी होती है कि वो आपकी वेबसाइट को ब्लॉक भी कर देते हैं उनके सर्च इंजन पे। ऑब्वियसली वो लोगों को देखने से तो नहीं कर सकते, जो डायरेक्ट ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट को डायरेक्ट आता है उसको रोक नहीं सकते, लेकिन फिर वो उनकी सर्च अपीयरेंस से आपकी वेबसाइट को हटा देते हैं। ऐसे ही इधर पे जो दूसरा सेगमेंट है वो है कंटेंट सबमिशन का। कंटेंट मान लो आपने कोई आर्टिकल लिख लिया, उसका डॉक्यूमेंट बना लिया, पीडीएफ बना ली, वर्ड बना ली, पावर पॉइंट बना ली, ऑडियो वीडियो बना ली, वो कंटेंट आपको डालना है। वो ग्राफिकल कंटेंट कंटेंट भी हो सकता है, जैसे कोई इन्फोग्राफिक बना लिया जिसके अंदर इमेजेस भी हैं और टेक्स्ट भी है। तो वो सारा का सारा जो है आप पहली तो बात ये श्योर करो कि वो प्रोप्राइटरी है और स्कॉलरली है, यानी कि आप उसके खुद मालिक हो, वो कॉपी पेस्ट वाला नहीं है, ओरिजिनल कंटेंट है, आपका कंटेंट है, कहीं से चोरी किया हुआ कंटेंट नहीं है। दूसरा वो स्कॉलर है, स्कॉलर यानी कि उसके अंदर क्वालिटी है, रिसर्च है। पढ़ने वाले को उसको पढ़ने से ये महसूस होगा कि उसने जो टाइम आपके आर्टिकल को पढ़ने का लगाया उसको उसकी वैल्यू मिली है। अगर उसमें वैल्यू नहीं है तो गूगल के पास 2 तरीके की पहचान करने के कि आपके आर्टिकल में कुछ वैल्यू है भी या नहीं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग गूगल जो है आपको उस चीज़ में रैंकिंग देता है। और वो रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। वो ओरिजिनल कंटेंट होना भी ज़रूरी है और वो स्कॉलर की होना भी ज़रूरी है। और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे, ऑब्वियसली ये जब जो कंटेंट है यहाँ से उठेगा तो कुछ ना कुछ जो डायरेक्टरीज हैं इनसे रिलेटेड उनमें ही जाएगा। या ये भी हो सकती हैं जो चीज़ें यहाँ पे डाली हैं ये प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिर्फ स्निपेट जाते हैं या सिर्फ यूआरएल, यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट का कंटेंट नहीं जाता। इसमें और इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पे सिर्फ यूआरएल जाएगा या स्निपेट जाएगा, जबकि यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट जा सकता है। उसके बाद तीसरा जो मेथड है वो है कंटेंट सिंडिकेशन का, यानी कि आप म्यूचुअल शेयरिंग कर सकते हैं किसी के साथ जो आपके सिमिलर बिजनेस वाला है, या फिर आप आरएसएस फीड के जरिए लोगों को आप आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रह सकते हैं वीकली बेसिस पे, या फिर आप लाइव आकर के पॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं अपने इवेंट्स के बारे में, न्यूज़ के बारे में, हैपनिंग्स के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में, प्रमोशंस के बारे में, जो भी है उसके बारे में आप इसको इस जरिए भी कर सकते हैं। चौथा मेथड है एडवर्टाइजिंग का,
जिसके अंदर प्रेस रिलीज है, कूपन्स हैं, क्लासिफाइड्स है, बैनर्स हैं, ये सारे के सारे मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। और इनके बारे में अगर आपने पीछे वाली स्लाइड पे नोट किया हो, ये देखो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे मैंने कूपन्स का लिखा हुआ है, कहीं पे मैंने डॉक्यूमेंट्स का लिखा हुआ है, कहीं पे क्लासिफाइड का ऐड का लिखा हुआ है, कहीं पे यूआरएल पिन का लिखा हुआ है। तो इनके एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ जाकर के आप ये चीज कर सकते हो, और इनके बारे में यहाँ पे इनका एक वर्गीकरण कर रखा है कि ये चीजें कौन सी किसके साथ कैसे उठी हुई हैं आपस में। तो ये हुआ पूरे का पूरा कंटेंट स्प्रेडिंग का। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे नेटवर्किंग देखते हैं कि नेटवर्किंग कैसे करनी है। ये आ गई नेटवर्किंग का पिरामिड बोलो इसको आप। ऊपर जाके ट्री बन जाता है, यहाँ तक ये पिरामिड होके चलता है। नीचे वाला जो सेक्शन है वो बिल्कुल इसी की तर्ज पे है जो मैंने यहाँ पहले दिखा दिया। डिजिटल मार्केटिंग से कंटेंट एसईओ, फिर इस पे चल के हम जब यहाँ पे ऑफ पे जैसे पहुंचते हैं तो फिर यहाँ पे लिंक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं ई नेटवर्किंग पे। कंटेंट स्प्रेडिंग हम पिछले वाली स्लाइड पे कर चुके हैं, अब हम ई नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं यहाँ पे। तो ई नेटवर्किंग में बेसिकली क्या रहता है, बेसिकली ये रहता है कि जो कंटेंट स्प्रेडिंग में और ई नेटवर्किंग में फ़र्क क्या है। कंटेंट स्प्रेडिंग जो है वो आप जो है जनरल वे में करते हैं, वो उसके अंदर टारगेटिंग जो है इतनी तो रहती है कि आपके फील्ड के बंदे को भेजनी है, पर उसमें इतनी नहीं रहती कि आपको ये भी देखना है कि उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है वो उसको जा रही है या एक आम आदमी को जा रही है। जो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है लेकिन उसका वो उपभोक्ता है, उसको प्रयोग करने वाला है। लेकिन जो ई नेटवर्किंग है उसमें आती है स्पेशल टारगेटिंग, यानी कि आप अपनी चीज को उन लोगों के बीच में लेके जाते हो जो उस फील्ड में प्रभाव रखते हैं। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में है तो आप डॉक्टर्स तक आपने अपनी चीज पहुंचाओगे। आपने कोई दवाई बनाई है तो आप उसको डॉक्टर्स तक पहुंचाओगे ताकि डॉक्टर्स पेशेंट्स को जाकर के उसकी रिकमेंडेशन करें। यानी कि B2B और B2C दोनों सेगमेंट है, परंतु यहाँ पे नेटवर्किंग में B2B जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मैंने ऊपर सेगमेंटेशन कर रखी है B2B और B2C की। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि दवाई वाला पहले डॉक्टर से के पास जाएगा, उसके पास से दवाई की रिकमेंडेशन मिलेगी, उसके फार्मेसी में वहीं पे इन हाउस फार्मेसी है तो वहीं पे वो अपनी दवाई रखवा देगा ताकि जो फिर कस्टमर है वो वहाँ से दवाई ले ले। क्योंकि अगर डॉक्टर की जिस डॉक्टर से कोई दवाई ले रहा है, अगर उसी के यहाँ से उसको वो दवाई मतलब थोड़ी प्रिस्क्रिप्शन ले रहा है, बीमारी के बारे में लिखवा रहा है, और डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में जो बीमारी के बारे में लिखा है और फिर जो दवाइयाँ लिखी हैं, अगर वो उसको डॉक्टर की भी वहाँ स्टोर से मिलती हैं तो वो उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे दोनों मॉडल चलते हैं हेल्थ केयर के अंदर, B2B भी और B2C भी। लेकिन B2C होते हुए भी मेन आपको इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित किसको करना है, सिर्फ B2B को, डॉक्टर को करना है। पेशेंट तो ऑलरेडी डॉक्टर के प्रभाव में है और वो डॉक्टर के क्लिनिक में वो दुकान है साथ में दवाइयों की, तो वहां से वो लेगा ही लेगा। तो आपका काम है डॉक्टर तक जाना, डॉक्टर से आगे आपकी दवाई डॉक्टर पहुंचाएगा। लेकिन कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ B2B ही रहती है, जैसे ये है प्रोफेशनल नेटवर्किंग में कोलैबोरेटिंग है, एंडोर्सिंग है, स्पॉन्सरिंग है, किसी को स्पॉन्सर करना है, किसी को एंडोर्स करना है या किसी के साथ कोलैबोरेशन करना है। इसमें परमिशन नेटवर्किंग में रहता है, जैसे ईमेलिंग करनी है आपको, 1 to 1 किसी के साथ आपको किसी को ईमेल भेजना है, ईमेल पे अपनी जानकारी देनी है, या वेबिनार करना है, जैसे ये वाला भी चल रहा है एक वेबिनार है, लेकिन ये ओपन सोर्स टाइप का वेबिनार है। इसके अंदर कुछ इंटेंशन वो नहीं है कि यहाँ पे हमें कुछ प्रोफेशनलिज्म का चल रहा है। ऑब्वियसली प्रोफेशनल चीज़ें हैं लेकिन एमिकेबल वे में चल रही है यहाँ पे। तो उसके बाद ब्रोकन लिंक्स होते हैं। ब्रोकन लिंक्स के लिए आप लोग क्या करते हैं, परमिशन कैसे मांगते हैं। मान लो आप किसी की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई टॉपिक पड़ा हुआ है, कोई आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर जो है ना सिटेशन के लिंक होते हैं, मतलब किसी ने आप कोई लिंक मेंशन किया हुआ है और वो लिंक जो है ना ब्रोकन है, यानी कि उस लिंक पे अगर आप कोई क्लिक करते हो तो वो लिंक खुल नहीं रहा, वो लिंक डेड हो रखा है। तो आप क्या करोगे, आप उस बंदे की कॉन्टैक्ट अस की जो डिटेल्स हैं वो उठाओगे, ईमेल है या जो भी आपको मिलता है कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है वो भरोगे, वहाँ पे लिखोगे कि मैंने ऐसे ऐसे आपका आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने जब देखा वहाँ पे एक लिंक जुड़ा हुआ है और देखा कि यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा आर्टिकल है जो इससे मिलता जुलता है और इस टॉपिक से ही रिलेवेंट है, और अगर उसका लिंक आप यहाँ दोगे तो आपको उससे फायदा होगा और आपको वो पसंद आएगा, आपके रीडर्स को पसंद आएगा। इस तरीके से आप उनको अप्रोच करते हो ब्रोकन लिंक
पे परमिशन मांगने के लिए कि उसकी वेबसाइट पे आपका लिंक चला जाए। अब जो आपके फील्ड की वेबसाइट है, अगर मान लो आप जैसे क्या बताऊँ इसके अंदर की, जैसे जो एक एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड देख रहा हूँ, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स हो गया। तो चौथा फील्ड जो इंटरेस्टिंग सा है मैं अगर बोलूँ तो मान लो ई कॉमर्स का ले लो, अमेजन की वेबसाइट है या और कोई वेबसाइट है, उनके ब्लॉग हैं, अमेजन का ब्लॉग है, अमेजन पे कोई ऐसा प्रोडक्ट है, अमेजन तो मिलियन से प्रोडक्ट बेचता है, बिलियन से बेचता है, आप मान लो आप सिर्फ 2-4 हज़ार प्रोडक्ट में डील करते हो और उनसे रिलेटेड कोई आर्टिकल जो है अमेजन के ब्लॉग पे पड़ा है, लेकिन वो आर्टिकल आपके पास अपडेटेड और वेल रिसर्च और क्वालिटी कंटेंट का है, और आप जब वहाँ पे जाके देखते हो कि वहाँ कोई ऐसा लिंक टोकन पड़ा हुआ है उस पेज के अंदर जहाँ पे आपका आर्टिकल फिट हो सकता है, तो आप अमेजन को लिख सकते हो। और जब आप अमेजन को लिखोगे और अगर अमेजन ने आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और आपका लिंक वहाँ दे दिया, तो आपकी वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सर्च इंजन की नज़र में बढ़ेगी। सर्च इंजन देखेगा, अरे वाह, इसका तो अमेजन के साथ लिंक है, इसके तो कंटेंट की अमेजन ने रेफरेंस दे रखी है, वहाँ पे इसको साइट कर रखा है, कोट कर रखा है, तो दैट वे आपकी जो वैल्यू है सर्च इंजन की नज़र में बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर आप एजुकेशन के सेक्टर में हो, कोई स्कूल चलाते हो, तो अगर आपने आपका अपना कोई ब्लॉग है जिसके ऊपर आप लेट अस से पेरेंटिंग है या टीचर्स की काउंसलिंग, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग है या पेरेंट्स की काउंसलिंग है या पेरेंटहुड के बारे में कुछ ऐसा टॉपिक है जो एक वेल रिसर्च वेल नोन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उसके बारे में कुछ सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे अगर आपका उस आर्टिकल का लिंक चला जाए आपकी स्कूल की वेबसाइट का, तो लोग उसको लोग नोट करें उससे पहले सर्च इंजन जरूर नोट करते हैं, अरे वाह, इसकी तो बड़ी रैंकिंग है, इसकी तो साइटों का जो है जिक्र बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की साइट पे हो रहा है, तो उससे जो है ना गूगल जैसे सर्च इंजन जो है आपकी ऑथेंटिसिटी मानते हैं और फिर आपको ऊपर रैंक करते हैं रिजल्ट्स के अंदर, जब भी कोई चीज़ आपके उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च की जा रही होती है। तो ऐसे ही ओपिनियन सीकिंग का है परमिशन के अंदर, आपने कोई प्रोडक्ट नया बनाया, आपने उसके ऊपर किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी है, तो आप उसको ईमेल कर सकते हो, उसको अपनी वेबसाइट पे इनवाइट कर सकते हो कि सर मेरी साइट पे आकर के मेरे प्रोडक्ट के बारे में कुछ कमेंट करके जाएं, कुछ रिव्यू करके जाएं। सोशल मीडिया के पेज हैं, पोस्ट हैं, उन पे आपने कोई प्रोडक्ट रिव्यू डाल दिया, प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर आप किसी को इन्वाइट करके बोल सकते हो, उनके ओपिनियन सीख कर सकते हो। किसी एक ऐसे एक्सपर्ट का ओपिनियन आ जाए जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, तो वो सर्च इंजन की जो नज़रों में है उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो ये हुई परमिशन नेटवर्किंग। अब है सोशल मीडिया नेटवर्किंग। इसके अंदर क्या रहता है कि सोशल मीडिया ऑब्वियसली सबसे पहले स्टार्ट होता है सोशल मीडिया पे आपके प्रोफाइल के पेजेस बनाने से, चाहे वो आप इंडिविजुअल के बना लें, चाहे आप ग्रुप पेज बना लें, चाहे आप प्रोफेशनल पेज बना लें, पब्लिक पर्सनैलिटी वाले पेज जो होते हैं, तीनों टाइप के जो होते हैं, मेनली तीन टाइप का जो प्रोफाइल है वो बनता है। एक इंडिविजुअल हो गया, एक आपका कोई इंटरेस्ट बेस्ड जो सोसाइटी का ग्रुप हो गया, और एक आपका अपना पब्लिक प्रोफाइल हो गया जो सिंगल पेज के रूप में बनता है अकाउंट की बजाय। उसके बाद उसके ऊपर जो पोस्टिंग होती है, पोस्ट वगैरह होती हैं, वो आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिस भी इंटरेस्ट में आपको ऊपर जाना है, तो सर्च इंजन की मदद में करना है, वहाँ पे आपको वो चीज़ें आपको डालते रहना होता है। एंगेजमेंट आ गई। फिर आगे एंगेजमेंट में ये है कि आपको ये नोट करना होगा कि आपका जो कंटेंट आपने डाला सोशल मीडिया पे, उस पर कितने लाइक आए हैं, कितने कमेंट आए हैं, कितने लोगों ने उसको शेयर किया है, कितने लोग उसके बारे में आगे बातें कर रहे हैं। उस तरीके से आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है। और फिर क्वेश्चन आंसर फोरम्स होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन आंसर फोरम रहती हैं आपके फील्ड के हिसाब से, तो वहाँ पे भी आपकी पोस्टें जानी चाहिए, आपके प्रोफाइल जाने चाहिए, क्योंकि उन सारी चीज़ों को, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये तो स्लाइड है, इस पे जो ये लिस्ट बना रखी है मैंने, ये जो लिस्ट बना रखी है, गूगल जो है इनके ऊपर जो भी कंटेंट आ रहा है उसको कंसिडर करता है, उसकी वैल्यू मानता है। अगर आपका फेसबुक पे, आपके बिजनेस का फेसबुक पे प्रोफाइल है, तो उसको आपकी ऑथेंटिसिटी के साथ जोड़ के देखता है। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं यहाँ इस तरीके से भी होनी चाहिए कि भाई प्रोफाइलिंग, पोस्टिंग, एंगेजमेंट और क्वेश्चन आंसर फोरम्स वगैरह में भी। तो ये हुआ आपका सोशल मीडिया नेटवर्किंग का। फिर है रेफरल नेटवर्किंग। रेफरल नेटवर्किंग ये है कि भाई लिंक बेटिंग के अंदर एक पॉइंट है, एक रिव्यूज का है, एक थैंकिंग का है, एक कंपटीटर्स ट्रेसिंग का है। लिंक बेटिंग ये रहती है कि
आप इसके अंदर आपस में लिंक्स के लिए एक दूसरे के साथ कन्वर्सेट करके डायलॉगिंग करते हैं। डायलॉगिंग के अंदर आप लिंक गेनिंग की बात आती है कि आपने अपना लिंक किसी और की साइट पे शेयर करवा दिया, किसी और का आपने शेयर कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, आर्टिकल्स के अंदर जो कॉन्टेक्चुअल कंटेंट है वहां पे आपके लिंक होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा कोई दोस्त है, मेरी अपनी वेबसाइट है, मेरे दोस्त की वेबसाइट है, मैंने मेरी वेबसाइट का लिंक आके मेरे दोस्त की वेबसाइट के फूटर में डलवा दिया, दोस्त की वेबसाइट का मेरे फूटर में डाल दिया। इसको गूगल बिल्कुल नहीं मानता। साइड बार होते हैं, साइड बार में डलवा दिया, उसको गूगल बिल्कुल नहीं मानता। टॉप ऑफ द नेविगेशन है जो जहाँ पे मेन मेन्यू वगैरह होते हैं, हेडर होते हैं, वहां डलवा दिया, गूगल बिल्कुल नहीं मानता, उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करेगा। आपके टॉपिक से रिलेटेड आपके दोस्त की साइट पे कहीं कोई कॉन्टेक्चुअल चीज है जहाँ पे आपके कंटेंट की रिलेवेंसी बनती है, वहां पे होने से अगर उस तरीके से आपने वो लिंक रेटिंग कर रखी है तो गूगल आपको कंसिडर करेगा, आपकी उसको नेटवर्किंग में काउंट करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि लिंक रेटिंग जो है वो सेंसिबल होनी चाहिए और रीजनेबल और एक वायबल तरीके से, जिसकी कोई लॉजिक बनता हो उस तरीके की वो करनी है। अंधाधुंध टाइप का सिस्टम या फिर ले भाई वो होता ना, यार दोस्त होते हैं आपस में, अच्छा यार कोई नहीं तू मेरे वाले का शेयर कर ले, मैं तेरे वाले का शेयर कर देता हूँ, ये चीजें नहीं होती और ये चीजें करनी भी नहीं चाहिए। वो दारू की पार्टियां होती हैं, उनके ऊपर वो टेबल पे बैठ करके आप गप्पे मारने टाइप में वो चीज़ें चलती हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलती वो कि भाई तू मेरा शेयर कर ले, मैं तेरा शेयर कर देता हूँ, नहीं होता इसके अंदर। इतना मिनिमम प्रोफेशनलिज्म आपको रखना पड़ता है कि यू हैव टू बी टू द पॉइंट। आपको फोकस केंद्रित होकर के सिर्फ जो चीज़ आपके काम की है, रुचिकर है, आपके विषय के अंदर है, उसी के अनुसार आपको वो चीज़ करनी होगी, अन्यथा आपको उसका कोई रिजल्ट गूगल से नहीं मिलेगा। चाहे भले आप 100 दोस्तों की वेबसाइटों के फुटर्स पे अपनी वेबसाइट डलवा देना, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, रिव्यूज है। फिर उसके बाद रिव्यूज यही है कि आप अपने, जैसे यहाँ पे बताया था कि इसमें एक चीज की ओपिनियन सीकिंग, यहाँ पे इसमें और इसमें यही बताया था कि दोनों में, इसमें रेफरल में जाती है वो रिव्यू, यहाँ पे डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे रिव्यू आता है। यहाँ पे रेफरल में भी रिव्यू भी जा रहा है। जैसे मूवी होती हैं, फिल्में होती हैं, आपने देखी होंगी बॉलीवुड की फिल्में होती हैं, उनके रिव्यू आते हैं, बहुत रिव्यूअर बैठे होते हैं, क्रिटिसाइजर होते हैं जो उनके नंबर देते हैं, 5 में से स्टार देते हैं, 5 में से 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। इसी तरीके से रिव्यू फॉर्म है, वहाँ पे आपकी वेबसाइट के रिव्यू करवाइए, उनको आगे बढ़वाइए, तो वो चीज़ें यहाँ इस रिव्यू के अंदर उस तरीके से होती है, जिससे कि आपकी वेबसाइट का लोगों के बीच में एक इवेल्युएशन जो इजीली है वो चढ़ सके और लोग समझ सके कि आपके साथ जुड़ने से, आपके साथ बिजनेस करने से उनको क्यों फायदा होने वाला है। नेक्स्ट है थैंकिंग का। थैंकिंग दोनों तरीके की कीजिए, पर्सनल भी कीजिए और पब्लिक भी कीजिए। पर्सनल उनके लिए कीजिए जो इन्फ्लुएंसर हैं, हाईली एक्सपर्ट हैं और जो परफेक्शनिस्ट टाइप के लोग हैं आपके फील्ड के। दोनों तरीके से उनकी थैंकिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर एंड डिपेंडिंग ऑन द परमिशन यू मे हैव फ्रॉम देम। मतलब उनसे आपको जिस तरीके की आज्ञा मिली हुई है, उनकी सहमति मिली हुई है कि आप उनका धन्यवाद किस तरीके से कर सकते हो, निजी तरीके से करना है या सार्वजनिक तरीके से करना है, उसके हिसाब से आप ये चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। और जो टेस्टिमोनियल, कई बार क्या होता है कि टेस्टिमोनियल्स आते हैं आपके पास क्लाइंट्स के, आप उन टेस्टिमोनियल्स में जो बेस्ट ऑफ बेस्ट टेस्टिमोनियल्स हैं उनको टॉप पे रखिए, हर प्लेटफॉर्म पे रखिए, जहाँ पे संभव हो उसके वहाँ इसको डालें। अगला पॉइंट है इसमें कंपिटिटर्स ट्रेसिंग का। कंपिटिटर्स ट्रेसिंग के अंदर यही रहता है कि जो आपके कंपिटिटर्स हैं आपके फील्ड में, अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में कोई क्लिनिक चलाते हैं तो आपके जो कंपिटिटर्स क्लिनिक हैं वो कौन कौन है, या कोई आपकी ई कॉमर्स कंपनी है तो आपकी ई कॉमर्स कंपनी की कंपटीटर्स कौन कौन है जिनसे आपको ऊपर जाना है, जो आपके टारगेट में है, लॉन्ग टर्म टारगेट में है, शॉर्ट टर्म टारगेट में। तो 3 तरीके के टारगेट आप इसमें रख सकते हो, लॉन्ग टर्म रख सकते हो, शॉर्ट टर्म रख सकते हो, मीडियम टर्म रख सकते हो। फिर जब मैं शॉर्ट टर्म मेरा टारगेट अचीव होगा तो मैं फलाने से ऊपर होऊंगा, फिर मेरा मीडियम होगा तो मैं फलाने से ऊपर होऊंगा, और फिर मेरा लॉन्गर टर्म अचीव होगा तो मैं सबसे ऊपर होगा। इस तरीके से आपके टारगेट रखिए और उसमें उस टारगेट बेल्ट में, उस टारगेट जो परिधि है, उसकी जो एक दायरा है, उस दायरे में कौन कौन कंपिटिटर्स हैं उन पे नजर रखिए, उसके अनुसार फेज के अनुसार। ऐसा भी मत कीजिए कि आप शुरू में बिल्कुल उस बंदे के ऊपर टारगेट करने लग गए हैं जो सबसे अंत में आपको हासिल होगा। उदाहरण के तौर पे आपने आज ई कॉमर्स की वेबसाइट खोल ली
और आप आज ही नजर रखने लगे सीधी अमेजन पे या ईबे पे या फ्लिपकार्ट पे या स्नैपडील पे, नहीं चलेगा। आप उनसे नीचे वाले लेवल पे पहले कंप्लीट कीजिए, उनसे नीचे जो लेवल है वो देखिए, यानी कि जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में आते हैं। फ्लिपकार्ट हो गई इंडिया के हिसाब से, या स्नैपडील हो गई इंडिया के हिसाब से, अमेजन या ई हो गई विश्व के हिसाब से, वो लोग टॉप पे हैं। उन तक जाने में ऑब्वियसली अगर आपको जाना भी है तो पहले आपको जो नीचे वाले हैं उनको बीट करके आना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, सीधा वही बात है, वीडियो पे चढ़ रहे हैं तो नीचे वाले पायदान से एक एक पायदान चढ़िए, डायरेक्ट ऊपर वाले पायदान पे कदम रखने की कोशिश मत कीजिए, चोट लग सकती है। और ऐसे निठल्ले या ऐसे सुस्त भी मत हो जाइए कि आप खोल के तो बैठ गए हैं अपना बिजनेस ई कॉमर्स का, लेकिन आपकी कंपटीटर्स पे नजर ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर नजर नहीं रहेगी तो आप कैसे मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। तो ये सब है ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग के अंदर ई नेटवर्किंग करने के तरीके और उसकी पूरी एक व्याख्या। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो चार्ट आता है इसके अंदर जो बाकी की दो चीजें बची हैं, ब्लॉगिंग की और एडवर्टाइजिंग की, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसके अंदर जो स्प्रेडिंग और ई नेटवर्किंग जो हम पीछे वाली स्लाइड पे इस पे और इस पे जो हम बात करके आए हैं दोनों की, कंटेंट स्प्रेडिंग की भी और नेटवर्किंग की भी, इनको यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा हेतु मैंने एक विस्तृत मैट्रिक्स के तरीके से चीजें एक उसको क्या बोलते हैं, तेल की कुपी, फनल, हाँ, एक फनल में डाल के चीजें मैंने यहाँ रखी हैं, जो आप लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं। यानी कि ये सेगमेंट हो गई है आपकी ओ पेजेस की 4। इसमें लिंक बिल्डिंग और कंटेंट है, यहाँ पे इसके मेथड हैं हर एक के, यहाँ पे इसका प्लेटफॉर्म है, कौन से प्लेटफॉर्म पे चीजें हो सकती है। यहाँ पे ये कंटेंट आ गया, कंटेंट का फॉर्मेट है, किस किस फॉर्मेट का कंटेंट होना चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स पे और इन मेथड से डालने के लिए, और उस कंटेंट की टाइप क्या होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, इन प्लेटफॉर्म्स पे इन मेथड से डालने के लिए। स्प्रेडिंग के लिए ये सब है, पीछे वाली स्लाइड पे डिस्कस हो चुका है। ई नेटवर्किंग के लिए ये सब है, पीछे वाली स्लाइड पे डिस्कस हो चुका है। आप इस स्लाइड को एज ए चेकलिस्ट, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये एक चेकलिस्ट है। जब आप काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं ऑफ पेज एसईओ का, तो आप इसको एक एज ए रेफरेंस चेकलिस्ट ऑफ एक्टिविटीज आप अपने पास रख सकते हैं। इसके अंदर आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं कि ये चीज़ें मेरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अगर आप खुद कर रहे हैं तो अच्छा है, किसी से करवा भी रहे हैं तो आप उससे काम लेते वक्त ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि उसने इनमें से क्या क्या कर दिया और क्या क्या रह रहा है। इससे आपको इस चीज़ का भी आइडिया लग जाएगा कि कोई सर्विस प्रोवाइडर किसी एजेंसी को आपने सर्विस दी है तो उसने आपका वाकई में कितना काम किया है, जो उसकी तुलना में जितना उसने वादा किया था। तो ये उस तरीके से एक चेकलिस्ट आपके आगे। तो पहले दो सेक्शंस में ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि पहले ही पूरी व्याख्या हो चुकी है। अब आते हैं ब्लॉगिंग पे। ब्लॉगिंग है कि लिखते रहो, अपने विषय के बारे में लिखते रहो, अपनी वेबसाइट के टॉपिक्स के बारे में, अपने बिजनेस के टॉपिक्स के बारे में लिखते रहो, अपना खुद का ब्लॉग पे लिखते रहो, गेस्ट ब्लॉगिंग करते रहो। गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि एज एक एक्सपर्ट के तरीके से, एक धुरंधर जिसको बोल सकते हो आप, एक विद्वान, एक सिद्ध जो आपके बिजनेस का हो चुका है, वो जो सिद्ध है, वो आपके फील्ड के अनुसार बहुत कुछ जानता है, उसकी एक वैल्यू है, उसका एक नाम है, उसको आप अपने ब्लॉग पे बुलाइए गेस्ट पोस्ट डाल के जाने के लिए। यानी कि एक पोस्ट पूरी उसके नाम की हो जाए आपकी साइट पे, या आपकी हो जाए किसी और की साइट पे, तो ये होती है गेस्ट ब्लॉगिंग। और एक है फिर सिटेशन। सिटेशन के अंदर यही है कि आपकी जो बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेज होती है, रिसर्च जैसे करते हैं, रिसर्च के अंदर जब हम ये कोई भी फैक्ट बताते हैं तो उसका रेफरेंस देते हैं कि ये उस रेफरेंस से आई चीज़ है। तो इस तरीके से आपकी जो ब्लॉगिंग्स हैं उनके अंदर जो सिटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि बंदे को, पढ़ने वाले को ऑथेंटिक लगे। बिना रिसोर्सेज के, बिना रेफरेंसेस के ऐसी बात ना करें जिसके अंदर पढ़ने वाले को पढ़ते ही ये चीज़ की जरूरत महसूस हो कि क्या इस बंदे ने इस बात को कहते हुए किसी रेफरेंस का सहारा लिया है, कोई रेफरेंस के आधार पर अपनी ये बात कही है, या बस अपने ही हिसाब से कह रहा है। अपने ही हिसाब से कहने वाली बात का वो तब यकीन करेगा जब आप उस फील्ड के पियोनियर बन चुके होंगे, अति विद्वान,
व्यक्ति, विद्वान, विख्यात विद्वान जब आप बन चुके होंगे, तब ही वो आपके ऊपर यकीन करेगा, नहीं तो शुरू में आपको अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी वैधता बनाने के लिए, जताने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, समझाने के लिए आपको सिटेशंस का यूज अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। इनके बिना आपकी पोस्टें ज़्यादा वैल्यू नहीं बनाएंगी और ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं जाएंगी, और जब अगर कंटेंट ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा तो फिर पढ़ने वाले का इंटरेस्ट उसमें नहीं जाएगा। तो ये मेथड है जिसके तहत आपको ब्लॉगिंग की पोस्ट करनी है। ये प्लेटफॉर्म होते हैं, आपका अपना ब्लॉग हो सकता है, एक्सपर्ट फोरम्स हो सकती हैं, जैसे टॉपिक्स के हिसाब से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मैंने ऊपर लिखे भी हुए हैं एग्जांपल वाली स्लाइड पे। उसके बाद फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट दो ही होते हैं, एक तो पोस्ट होंगी और एक जो एक्सपर्ट के व्यूज होंगे। पोस्ट वाला आप अपनी खुद की ब्लॉगिंग कर रहे हो, एक्सपर्ट व्यूज में जो गेस्ट ब्लॉगिंग आप करवा रहे हो वो ऑब्वियसली मैंने बताया एक्सपर्ट से ही करवानी है। अच्छा, उसके बाद टाइप क्या होगा? फॉर्मेट ये हो गया। टाइप क्या होगा? ब्लॉग पोस्ट हो सकती हैं, लिंक्स हो सकते हैं, एक्सपर्टीज हो सकती है, कमेंट्स हो सकते हैं, रेटिंग हो सकती है, रिव्यूज हो सकते हैं। ये चीज़ें अब आपने एक ब्लॉग पोस्ट बना दी, ठीक है, उस ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आपके पास रेटिंग आ गई, उसके रिव्यू आ गए, उसके ऊपर कमेंट भी आ गए, उसके ऊपर आपने एक्सपर्टीज का कंटेंट भी यूज कर लिया, रेफरेंसेज यूज कर ली, लिंक्स डाल दी उसके अंदर, स्पेसिफिकेशन के बारे में मैंने बताया। तो इस तरीके से अगर आपकी पोस्ट बनी हुई है तो उसकी वैल्यू है और वो लंबा चलती है। अब नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में जो है एडवर्टाइजिंग कनेक्शन जैसे है, कनेक्शंस के साथ इसमें आप सबमिशंस हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। एडवर्टाइजिंग में दो ओपन सोर्स भी आप इसमें बोल सकते हो, इसमें पेड का बोल सकते हो। पेड में गूगल ऐड है, फेसबुक ऐड है, लिंक्डइन है, ट्विटर वगैरह है, इंस्टाग्राम है। इनको करने के लिए प्लेटफॉर्म मेनली कौन से यूज होते हैं? उसमें ये पब्लिक रिलेशंस की जो डायरेक्टरीज होती हैं या क्लासिफाइड होती हैं, वो जो डायरेक्टरी होती है वो, और पब्लिक रिलेशंस की जो आउटरीच के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो। और फॉर्मेट कौन सा है? रिच मीडिया कंटेंट हो सकता है, जैसे ऐड हो गई, कूपन्स हो गए, क्लासिफाइड्स हो गए, बैनर्स हो गए, ये सारा रिच मीडिया कंटेंट बोला जाता है। और इसके अंदर आपको टाइप्स क्या क्या लेनी है? इसके अंदर आपकी प्रेस रिलीज हो सकती है, आपके प्रोडक्ट की सर्विसेज के बारे में हो सकता है, आपकी वेबसाइट के बारे में हो सकता है, आपके यहाँ कोई इवेंट हो रहा है उसका हो सकता है, आपके बिजनेस का कोई अपडेट है उसके ऊपर कोई ऐड हो सकती है। तो ये इस टाइप ऑफ कंटेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक फौरी तौर पे ये बोल सकते हैं कि हमने ऑफ पेज एसईओ का पूरा चैप्टर जो है कवर कर लिया है। अब इसके आगे 2-4 स्लाइड पे एग्जांपल्स के साथ चीज़ों को रखूँगा। अगर इन केस कोई क्वेश्चन है तो एक बार मैं देख लूँ ज़रा फेसबुक पे। और मेरे साथ यहाँ जितेंद्र हैं, अगर जितेंद्र आपको कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। जितेंद्र सांगवान, अच्छा ओके, आपने ही पूछा हुआ है फेसबुक पे कि जूम का लिंक शेयर करें, तो खैर आप ज्वाइन किए हुए हैं। और वैसे जो लिंक होता है वो जब भी मैं इसकी अनाउंसमेंट करता हूँ कि यदि मैं डेली मॉर्निंग में अमूमन 3-4 घंटे पहले मैं पोस्ट डाल देता हूँ कि मैं अब लाइव आऊँगा, तो उसके अंदर जो जूम की मीटिंग होती है उसका लिंक रहता है, तो आप वहाँ से वो लिंक कभी भी ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे इस स्लाइड में यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ बातें करेंगे हम। ये है ऑफ पेज एसईओ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के अंदर यहाँ पे बात आ रही है कि प्री ऑफ पेज एसईओ प्रिपरेशंस क्या क्या रहती है, यानी कि जब आप ऑफ पेज एसईओ करने चलते हैं तो उससे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। उससे पहले आपके पास एक तो जो कीवर्ड होते हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए। LSI कीवर्ड बोलते हैं इनको, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स कीवर्ड। ऐसे कीवर्ड जो जब आप गूगल के अंदर कुछ सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे डेंटल हेल्थ डाला हुआ है, तो नीचे जो है गूगल अपने आप ही आपको कुछ एक और कीवर्ड जो है ना वो सजेस्ट करता है। आपने सिर्फ डेंटल हेल्थ डाला, गूगल ने डेंटल हेल्थ सर्विसेज का सजेस्ट कर दिया, एसोसिएट्स का कर दिया, ग्रुप का कर दिया। तो जो आपको कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है उसके अंदर आपको ये सारी की सारी वेरिएशन जो है वो कंसिडर करनी है अपनी लिस्ट बनाते हुए कीवर्ड्स की। तो पहले तो बात आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए जो आपके उस पे हो, क्या बोलते हैं,
लिस्ट पे एसईओ की ओ पेज की एक्टिविटी शुरू करने से पहले जो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन पेज एसईओ की एक्टिविटीज आपके पास पूरी होनी चाहिए। ये एक हो गया पिकिंग थीमेटिक एंड एलएसआई कीवर्ड्स, डूइंग दी ऑन पेज एसईओ। जब आप ऑफ पेज एसईओ पे आ रहे हो तो जैसे मैंने इस स्लाइड पे बताया था पहले वाली, अगर आप जाओगे यहाँ पे इस स्लाइड पे, ये देखें, जब आप आपकी वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो 90% आपका ऑन पेज एसईओ होता है, 10% ही ऑफ पेज एसईओ होता है। जब आप गियरिंग अप में आते हैं तो 70% ऑन पेज, 30% ऑफ पेज, और जब आप बल्क ऑफ स्टेज पे आते हैं तो 30% रह जाता है ऑन पेज और 70% हो जाता है ऑफ पेज। तो ये स्लाइड याद रखिएगा, मैंने इसको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे अब जब बात आ रही है तो उसमें वो यही बात है कि ऑन पेज एसईओ क्यों जरूरी है ऑफ पेज एसईओ शुरू करने से पहले। और आपकी जो वेबसाइट है उसका जो है सीलो आर्किटेक्चर के टाइप की लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसके कंटेंट की, मेन्यूज की, लिंक्स की इस तरीके से कि वो पूरी क्लासिफाइड हो, यूजर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और वो एक एक कैटेगराइजेशन के जरिए इजीली जो चीज़ उसको जरूरी है वो उस तक डायरेक्ट पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत सारा घुमाई हो रही है और वो घूमे जा रहा है बेचारा और वो उसी में बावला हो गया और बावला होकर वो छोड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर जो लेइंग आउट ऑफ योर इंटरनल पेजेस है, इंटरनल पेजेस की जो लेइंग है उसके अंदर आपको जो आउटडेटेड कंटेंट है वो साफ करते रहना होगा, जो अपडेटेड कंटेंट है उसको अच्छे तरीके से लेयर्स में लगा के रखना होगा। कॉन्टेक्चुअल इमोशनल टच होना चाहिए, आपका जो टॉपिक है उसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज झलकनी चाहिए, बंदे को ये फील होना चाहिए कि ये वो बोल रहा है जो उसको चाहिए। अगर वो नहीं आपके कंटेंट में चीज़ आ रही है तो आपका एसईओ भी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है, वो कम ही प्रभाव दे पाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड एंड ओरिजिनल कंटेंट। जो आपका कंटेंट है वो कॉन्टेक्चुअल तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो औरों से भिन्न भी होना चाहिए, वो अलग तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए जो एक पढ़ने वाले को आकर्षित करे, उसके अंदर एक आकर्षण की अपील होनी चाहिए, और वो वास्तविक कंटेंट होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ऑफ पेज एसईओ शुरू करने से पहले आपके हाथ में होनी चाहिए। अब इसके बाद लिंक जूस जो फैक्टर्स हैं, जब भी आपकी वेबसाइट पे जब भी आप लिंक बिल्डिंग करते हो तो अगर अच्छे और क्वालिटी वाले लिंक्स हैं तो आपकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि आपका जूस जो है वो ज़्यादा है, यानी कि आपकी वेबसाइट को देखने वाले को मज़ा आ रहा है। कई बार हम जो जूस पीते हैं जो बढ़िया टेस्ट वाला होता है, बढ़िया जो न्यूट्रिएंट्स वाला होता है, तो हम उसको पीते हुए हमारी आत्मा को, हमारे चित्त को शांति मिलती है, हमको एक सुकून मिलता है और एक हमें सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने वाकई में कोई बढ़िया चीज़ खाई है या पी है। उसी तरीके से अगर बढ़िया क्वालिटेटिव लिंक्स आपकी वेबसाइट पे होंगे, बढ़िया रेफरेंसिंग होगी, बढ़िया सिटेशंस होंगी, तो लोगों को मज़ा आएगा आपके कंटेंट के साथ, उसके साथ इंटरेक्ट करने में, उसके साथ आदान प्रदान, अपनी वैचारिक सोच का, अपनी चीज़ों का करने में आप वो बंदा जुड़ा हुआ महसूस करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो मटेरियल है वो क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए और वो क्वालिटेटिव भी होना चाहिए। क्वांटिटेटिव में आप जैसे नंबर ऑफ लिंकिंग एंड डोमेन के लिए ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन वो सारे क्वालिटी वाले होने चाहिए। होम पेज से आपके सारे पेजेस के कैटेगरीज की लिंकिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। होम पेज आपका इस तरीके से बिल्ड होना चाहिए कि हर चीज़ आपकी वेबसाइट पे जहाँ जिस कोने में पड़ी है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से इस सिलो आर्किटेक्चर के सिस्टम के तहत चलते हुए बंदा वहाँ तक होम पेज से ही पहुँच सके। इस तरीके से आपके पास मतलब एक पूरे का पूरा बिल्डअप होना चाहिए। फिर उसके अंदर नंबर ऑफ डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स का भी जो रेशियो है वो आपको रीजनेबल तरीके से रखना है। नो फॉलो लिंक्स वो होते हैं जो सर्च इंजन को ये बताते हैं कि भैया हमें वीडियो में मत दिखाना, और डू डू फॉलो लिंक्स वो होते हैं जो सर्च इंजन को बोलते हैं कि भाई हमें दिखा दी, जिसकी तेरे पास हमारे काम की कोई क्वेरी आए तो हमारा पेज तेरे को दिखाना है। अब जो आगे ये हो गए क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, अब आगे है क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स के अंदर जैसे पेज रैंक है, आपने जो पेज लिंक की है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, उनकी एक रैंकिंग होती है हर एक की, बहुत सारे टूल पड़े हुए हैं, उन टूल्स के जरिए आपको रैंकिंग जान सकते हो किसी भी ऐसे पेज से अपने आप को लिंक करने से पहले। 0 से लेकर के 100 के स्केल के ऊपर हर एक पेज की रैंकिंग होती है, उसके बारे में अगली स्लाइड पे है, साइड में इसके आगे डिस्कस करूँगा तो वहाँ इसको समझेंगे।
कि हाई रेलेवेंसी जो रैंकिंग होती है वही पेजेस आपकी साइट के ऊपर लिंक होने चाहिए, ऐसे बाकी नहीं होने चाहिए। और खासकर जिनकी रैंकिंग 0 से 100 के स्केल पे 20 से नीचे है वो तो आप प्रेफर ही मत करो, उनके साथ तो अपने आप को जोड़ो ही मत। आपको स्टार्टअप ही वहाँ से मिलेगा जब आप 20 से ऊपर खुद की रैंकिंग जाएगी, या जिनको जोड़ रहे हो उनकी भी रैंकिंग 20 से ऊपर रही होगी, क्योंकि गूगल वगैरह सारे यही करते हैं, वो 20 से नीचे वालों की रैंकिंग चेक नहीं करता। आपकी साइट को भी वो इतनी तवज्जो नहीं देगा जब तक आपकी साइट 0 से उठ करके और 20 तक की जो एक रैंकिंग होती है वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। आगे है हाँ पहुँचेगी मतलब 20 से ऊपर, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस को छोड़ के। अगर आपकी साइट पे कुछ ऐसा कंटेंट इन पार्टिकुलर पड़ा हुआ है 1-2 पेज का कि वो दी बेस्ट ऑफ बेस्ट है, तो वो उसको उठा लेगा, बट इन जनरल आपकी वेबसाइट को कंसिडरेबल नहीं मानेगा जब तक आप मिनिमम 0 से 100 वाली जो स्केल है उसके 20 का आंकड़ा पार नहीं करते। नेक्स्ट है लिंक रिलेवेंसी, और ऑब्वियसली जो भी अभी बात यही चल रही है कि जो भी लिंक अपनी साइट पे जोड़ रहे हैं आप उनकी रिलेवेंसी जरूर चेक करें, वो रिलेवेंट लिंक होनी चाहिए। अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग डोमेन, जैसे पेज रैंक होता है ऐसे अथॉरिटी होती है, वो भी आप चीज चेक करें, डोमेन की भी करें और पेज की भी करें। पेज की रैंक और डोमेन की रैंक, पेज की अथॉरिटी और डोमेन की अथॉरिटी सारी चीजें चेक करें। उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ लिंक टाइप्स। अब आपने अपनी साइट के ऊपर 10 लिंक जोड़ दिए एक ही वेबसाइट के, और एक बंदा है जिसने अपनी साइट पे सिर्फ 3 लिंक जोड़े लेकिन अलग अलग वेबसाइट के, तो उसके पास डाइवर्सिटी है। आप एक ही साइट के 10 लिंक जोड़ो या 100 जोड़ो, फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा इतना बड़ा फर्क नहीं डालेंगे वो चीज़ें गूगल की रैंकिंग में आपके लिए। लेकिन अगर आपके पास 3 या 4-5 भी आधे भी हैं उससे, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालेंगे गूगल के ऊपर आपको कंसिडर करने के लिए। ऑब्वियसली वो कॉन्टेक्चुअल तो होने ही चाहिए, यही बात थ्रू आउट हम करते आ रहे हैं। लिंक एंकर होना चाहिए। लिंक एंकर ये होता है, जैसे यहाँ पे देखें ये एग्जांपल है लिंक एंकर टेक्स्ट का। जैसे जब आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो उसके बीच में जब इस टाइप में जैसे ब्लू कलर में कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, जो आप जब उसको कर्सर लेके जाते हो तो वो एरो को लिंक वो फिगर उसमें थंब में फिंगर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वहाँ पे लिंक दिखाता है वो कि यहाँ पे लिंक है, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपको एक नए लिंक पे लेके जाएगा। तो ये जो लिंक होते हैं, जो ये एंकर टेक्स्ट के जो लिंक होते हैं, ये प्रॉपरली लिखे होने चाहिए। उसके ऊपर क्लिक करने वाले को वहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि वो उस पर जाएगा तो उसको वहाँ क्या मिलने वाला है। तो उसके कीवर्ड जो हैं वो इसी तरीके से इतने स्ट्रेटेजिकली, इतने सोफिस्टिकली ही आपको चूज करने हैं जो उसको वो चीज़ दे सके वहाँ पे। अब आगे है ऑफ पेज एसईओ प्रिपरेशंस। ये तो हो गया। फ्रॉम वेयर टू गेट क्वालिटी लिंक व्यूज, यहाँ पे बात आती है कि वो आपको मिलता कहाँ से है वो। वैसे तो मैंने ये लिस्ट यहाँ बना दी है, बिजनेस पार्टनर्स की साइट्स हैं, ऑनलाइन प्रेस रिलीज हैं, वेब डायरेक्टरीज हैं, लेकिन इसके लिए आप ये वाली स्लाइड प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये रही सारी लिस्ट मैंने यहाँ बना रखी है। यहाँ पे ये जस्ट इस पॉइंट ऑफ से लिख रखते हैं कि इनका एक इन्फोग्राफिक प्रेजेंटेशन हो जाए, तो उस पॉइंट ऑफ से चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। अब आती है मेन बात, मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग बैकलिंक्स। वैसे ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी सारी की सारी। यहाँ पे ग्राफिकल पॉइंट ऑफ से प्रेजेंटेशन देने के पॉइंट ऑफ से लिखी हुई है, साइट व्लॉग वगैरह सबमिशन है, लोकल सिटीजन प्रोफाइलेशन है, न्यू कंटेंट है, आरएसएस फीड है, और ये सारी चीज़ें। यूआरएल सनीपेट सबमिशन का जो सेक्शन था यहाँ पे हमने जो देखा था, जो ये वाला सेक्शन है यूआरएल सनीपेट वाला, ये उससे रिलेटेड है यहाँ पे, जो यहाँ पे दिखाई है उन्होंने इसके अंदर। अब आगे आ गया ये इसके अंदर जब हम देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट सबमिशन है, ये भी हम ऑलरेडी पहले इस पे जाके डिस्कस कर चुके हैं, सोशल नेटवर्किंग कर चुके हैं, एडवर्टाइजिंग, ब्लॉगिंग। अब ये पर्सनल ईमेलिंग है। यहाँ पे पर्सनल ईमेलिंग में आप रीटारगेटिंग भी कर सकते हो, 1 to 1 प्रोफेशनल नेटवर्किंग की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे ब्रोकर लिंक का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, आउटबाउंड लिंक कर चुके हैं हम, और प्रोएक्टिव ओपनिंग सीखिंग कर चुके हैं हमारे लिए। ओपनिंग नहीं करनी है, किसी को तंग नहीं करना है, इसके पीछे पड़ जाओ कि नहीं भाई मुझे तो तुझे रिव्यू देना ही पड़ेगा, मेरी तो साइट पे आके तुझे कमेंट करना ही पड़ेगा, ऐसे किसी के पीछे नहीं पड़ना है। तो यहाँ पे प्रोएक्टिव तरीके से आप ओपनिंग सीख लीजिए, लेकिन ओपनिंग नहीं करनी है। उसके बाद ये आ गया यहाँ पे ओके जैसे में चेकिंग योर साइट फॉर क्वालिटी इनबाउंड लिंक्स। देखें
जो लिंक होते हैं आपकी साइट पे वो 3 तरीके के होते हैं। उसके लिए आप यहाँ से समझे कि एक तो एक्सटर्नल लिंक होते हैं, इस पे जो ये ग्रोसरी की स्लाइड है इसमें दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एक तो एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं जिसके अंदर 2 टाइप के लिंक होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड वो होते हैं जो कि एक ऐसा लिंक होता है जो आपकी साइट के ऊपर एक थर्ड पार्टी की जो साइट है, किसी और की साइट है, उससे लिंक आ रहा है आपकी साइट पे। आपकी साइट पे कैसे लिंक आएगा? उसने आपकी वेबसाइट के किसी पेज को, उसके यूआरएल को उठा करके अपने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कोड किया हुआ है, साइट किया हुआ है। तो जब भी कोई वहाँ क्लिक करेगा तो वहाँ से उठ के वो आपके ऊपर आ रहा है, यानी इनबाउंड हो रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, इनबाउंड नहीं है। और ऐसे ही जब कोई लिंक आपकी साइट से आए, आपकी साइट पे मेंशन्ड है किसी दूसरे का, और जब वहाँ से कोई क्लिक कर रहा है तो वो आपकी साइट से बाहर बाहर जा रहा है, यानी कि वो आउटबाउंड हो रहा है। तो ये होते हैं एक्सटर्नल लिंक्स जो दूसरे की साइट पे आपके होते हैं या आपकी साइट पे दूसरों के होते हैं। दूसरों के साइट पे अगर आपके हैं तो वो है इनबाउंड, आपकी साइट पे दूसरों के हैं तो वो है आउटबाउंड। और फिर एक एक्सटर्नल के बाद फिर होता है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक वो होते हैं जो आपकी ही वेबसाइट के ऊपर एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से जोड़ते हैं, एक मेन्यू को दूसरे मेन्यू से जोड़ते हैं, एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी से जोड़ते हैं, यानी कि इंटरनल नेविगेशन जो आपकी वेबसाइट पे चलती है वो होती है इंटरनल लिंक। अब आते हैं पीछे। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी आउटबाउंड और इनबाउंड की, यहाँ पे आप ये देख रहे थे, आप अपनी जो अथॉरिटी है इनबाउंड लिंक्स की हमेशा चेक करते रहिए। आप इनबाउंड लिंक्स के ऊपर ये ध्यान रखें कि आप जो डॉट और जो एक एक्सटेंशन होती है डॉट कॉम की तरह डॉट और के लिंक होते हैं, या जो एजुकेशन वेबसाइट्स होते हैं उनके डॉट एजू के लिंक होते हैं, वहाँ से आपको लिंक्स मिले, इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। उससे क्या रहता है कि इनकी जो लिंकिंग रहती है, इनके साथ जो लिंकिंग होती है वो ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है सर्च इंजन की नज़र में। तो आप ट्राई कीजिए कि आपको इनके यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स मिलें। और ऐसे ही फिर हम बात कर रहे थे, यहाँ पे पॉइंट था वो इनबाउंड का था और एक इधर आउटबाउंड का। इनबाउंड लिंक अथॉरिटी और आउटबाउंड इधर था या इधर था, वो यहाँ था, ये रहा आउटबाउंड लिंक का लिंक। तो ये दोनों चीज़ें हो गई यहाँ पे, हमने अभी बात कर ली इसके ऊपर। और इसके लिए आप जो आपकी जो क्वालिटी ऑफ द लिंक्स है उसको चेक करने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं देख रहा था कि हाँ अब आ गया। AHREF की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर बैक लिंक चेक करता एक आपको सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे जाकर के आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल करके अपनी वेबसाइट के बारे में चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे किस टाइप के लिंक्स हैं और कैसे कैसे लिंक्स हैं। ये ओपन सोर्स भी है और ये पेड सर्विस भी है। ऐसे ही ओपन साइट एक्सप्लोरर की वेबसाइट है, मॉनिटर बैकलिंक्स की वेबसाइट है, और बहुत सारे टूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनके ऊपर ना सिर्फ आप अपनी वेबसाइट की बल्कि आप किसी भी वेबसाइट की जिसमें आपका इंटरेस्ट है या आपका कंप्यूटर है उनकी किसी की वेबसाइट की आप बैकलिंक प्रोफाइलिंग चेक कर सकते हो कि उनकी वेबसाइट पर जो बैकलिंक्स हैं वो कितने क्वालिटेटिव हैं, किस किस के हैं, कहाँ से हैं, किधर से हैं। वहाँ से आपको ये भी आइडिया मिल जाता है कि आपको भी वहाँ पे जहाँ पे उसने अपनी बैकलिंकिंग कर रखी है, आपको भी अपनी बैकलिंकिंग वहाँ पे बढ़ानी है, आपको भी अपने बैकलिंक्स वहाँ से जोड़ने हैं, वहाँ पे क्रिएट करने हैं, अपनी वेबसाइट को जोड़ना है और आपस में इंटरेक्शन बढ़ाना है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे कैसे किस टाइप के बैकलिंक्स हैं और आपके कंप्यूटर की वेबसाइट पे कैसे बैकलिंक्स हैं। और ये जानने का तरीका दोनों तरीके से जान सकते हो। इसके अंदर आपको बहुत सारी ओपन सोर्स सर्विसेज भी मिल जाएंगी, लेकिन ओपन सोर्स सर्विसेज जो होती है वो लिमिटेड होती हैं। वो जो असली क्रीम होती है, जो असली इंफॉर्मेशन होती है वो कई बार पूरी की पूरी नहीं देते हैं, और फिर उसके लिए आपको पेड करना पड़ता है चीज़ों को। एंड दैट इज़ वेयर मैं जैसे ऊपर बात कर रहा था, जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक के फर्क की बात कर रहा था, तो जब आप वो चीज़ें पैसा लगा के करते हो तो उसमें आपने पे किया है, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उस ट्रैफिक के लायक बनने के लिए आप दोनों दोनों फ्रंट पे पैसा खर्च करते हो। वो ट्रैफिक आपकी साइट पे आए इस लायक अपनी साइट को बनाने के लिए भी, और उस ट्रैफिक को डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए भी। यहाँ जो आप बैक लिंकिंग की जो प्रोफाइलिंग कर रहे हो, यहाँ पे जो पैसा लगा रहे हो, ये इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेड सर्विस है, फाइनेंशियली पेड सर्विस। और जो आप गूगल ऐड वगैरह, फेसबुक ऐड वगैरह करते हो वो डायरेक्ट पेड सर्विस है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर पेड का जो सिनेरियो बनता है वो पेड एसईओ में, वो यहाँ से बनता है।
तो ऐसे ही फिर आप इसमें जैसे आपने अपनी क्वालिटी ऑफ इनबाउंड लिंक्स की चेक करी है, ऐसे आप ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी भी आपकी वेबसाइट की चेक करते रह सकते हो। और एक खास बात जो मैं स्टार्टर में ही बोलाया हूँ और मोस्ट ऑफ टाइम मेरी प्रेजेंटेशन में बोलता ही रहता हूँ कि गूगल पेनल्टी से बचिए। अगर एक भी बार गूगल के हफ्ते चढ़ गए तो आपको महीनों लग जाते हैं वापस उसी लेवल पे आने पे जिसके वहाँ पे आप जब आप पेनलाइज हुए थे उस वक्त थे। और आपकी जो फिर ना ऑथेंटिसिटी जो होती है वो हार्म होती है, आपकी रेपुटेशन, आपके एफर्ट्स, आपकी एनर्जी, आपका वर्क, आपका पैसा, आपने जो भी कुछ लगा रखा होता है वो इसलिए वो सारे का सारा डिस्टर्ब भी होता है, वेस्ट भी होता है। और सबसे बड़ी बात आपका साइकोलॉजिकल जो टेम्परामेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी हरकतें ना खुद करें ना आपके टेक्नीशियंस को करने दें। अगर वो आपका इन हाउस एम्प्लॉयर है, सॉरी एम्प्लॉय है, और या अगर आपने वो सर्विसेज जो हैं आउटसोर्स कर रखी हैं, कहीं से आप किसी सर्विस एजेंसी से आप वो सर्विसेज ले रहे हैं, तो उनको सख्त इस बात के ऊपर निर्देश होने चाहिए कि मेरी साइट को लेकर के कोई भी ऐसी ऑफ पेज जैसी एक्टिविटी नहीं करेगा जिसकी वजह से कल को मुझे पता लगा कि मेरी साइट को गूगल ने एनालाइज कर दिया, ब्लॉक कर दिया, अपनी लिस्टिंग से निकाल दिया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट अ कंटेंट एंड ऑप्टिमाइज फॉर द यूजर्स। मतलब ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो यूजर्स के लिए हो, पार्टिकुलरली आपके दिमाग में, आपके डेवलपर के दिमाग में, आपके कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में कंटेंट क्रिएट करते हो सिर्फ यूजर होना चाहिए कि उसको ये कंटेंट जो है ये कितना सेटिस्फाई करेगा, किस लेवल तक ये कंटेंट उसके काम का है। और कंटेंट में जो डाइवर्सिफाई एंकर टेक्स्ट है, एंकर टेक्स्ट जो होते हैं, कई बार क्या रहता है कि टॉपिक एक ही है लेकिन उसके अंदर आपने जो रेफरेंसेस डाल रखी हैं वहाँ पे आपको सारा का जो सिटेशंस कर रखी हैं वो उसमें टेक्स्ट एक ही लिख रखा है कि ये वहाँ जाएगा, ये उस पर जाएगा। वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है, ये टॉपिक पूरा होता है, एक थोड़ी सी ग्रोसरी बचती है। इसके अंदर ये तो हमने देख ही लिया है एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक क्या है, बाकी भी मोस्ट ऑफ जो पॉइंट हैं हम आगे भी डिस्कस करके आ चुके हैं। हाँ, बस एक ये और ज़रूरी है इसके अंदर ये देख लीजिए, बेस्ट बैकलिंक्स और बैड बैकलिंक्स और वर्स्ट बैकलिंक्स क्या होते हैं। बेस्ट जो बैकलिंक्स होते हैं वो अधिकतर अगर आपको एडिटोरियल्स की वेबसाइट से मिल रहे हैं, रिलेशनशिप बेस्ड जो वेबसाइट होती हैं वहाँ से मिल रहे हैं, बेस्ट ब्लॉगिंग से मिल रहे हैं। रिलेशनशिप बेस्ड का मतलब है कि आपके कॉन्टेक्स्ट वाले जो रिलेशन में जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से अगर आपको मिल रहे हैं तो वो वाली रिलेशनशिप वेबसाइट मत समझना है यहाँ पे। जो आप पार्टनर फाइंडिंग की वेबसाइट होती है बैठ के आप पार्टनर मैचिंग करते हैं, वो वाली रिलेशनशिप की बात नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही गेस्ट जो ब्लॉगिंग है वो करते रहिए, अपने लिए करते रहिए, औरों के लिए करते रहिए। निश मार्केटिंग डायरेक्टली जो होती हैं, जैसे मैंने बात शुरू में बताई भी थी कि अंधाधुंध सबमिशन नहीं करने हैं, सिर्फ आपके डोमेन से, आपके कॉन्टैक्ट से, आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर डायरेक्टली सबमिशन करना है, अंधाधुंध करेंगे तो मैसअप हो जाएगा, वो मत कीजिए। अगर इस तरीके से आप लिंक्स गेन करेंगे तो वो आपके बेस्ट बैक लिंक्स होंगे। और अगर आपने लिंक्स लिए हैं लेकिन आप गेस्ट पोस्टिंग सिर्फ स्केलिंग के लिए कर रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग में आप जैसे किसी साइट पे जाकर के कुछ कमेंट करके आ रहे हो और वहाँ पे बस उठा के लिंक डाल दिया अपनी साइट का, ये पता है नहीं कि उसका कॉन्टेक्स्ट है भी बनता है कि नहीं बनता है वहाँ पर लिंक डालने का। तो वो अगर आप करोगे तो वो आपको हासिल करेगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और माइंड बिलीव मी, गूगल इन चीज़ों को मिनटों में पकड़ लेता है कि आप वहाँ पे उसका पर्ची खींच के आए हो या वाकई में कुछ काम की चीज़ डाल के आए हो। तो ये मत समझना कि आप डेढ़ से आने हो और आपको कोई पकड़ेगा नहीं, पहले झटके पकड़ने आ जाओगे, ये तो बिल्कुल गलत करके आएगा। तो दूसरा है हेडर फुटर साइड बार लिंक्स जो हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ। किसी के साथ साइड लिंक्स एक्सचेंज कर रहे हो तो कभी भी हेडर में, फुटर में, साइड बार में लिंक मत डलवाओ। डलवाने हैं तो कॉन्टेक्चुअल प्लेसेस पे डलवाओ, जो मैंने ऑलरेडी रीजन के समय पहले बता दिया। और जो वर्स्ट जो बैक लिंक्स होते हैं, इनके सबसे खराब, सबसे बेकार जो आपके लिए जरूरी नहीं है, पेड लिंक से बचिए। पहले तो बात, स्पैम कंटेंट जो कमेंट है उससे बचिए, वो ना करिए, ना किसी के अपनी साइट पे आने दीजिए। जनरल डायरेक्टरीज में मत जाइए, निश डायरेक्टरीज में जाइए जो यहाँ पे बात करी है। जनरल में जाओगे तो वर्स्ट में पड़ जाओगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। इररिलेवेंट वेबसाइट बैकलिंक्स बिल्कुल भी मत लो, ना दो किसी को, अपने भी मत दो किसी को, किसी से लो भी मत और किसी को दो भी मत अपनी तरफ से। तो बाकी की सारी ओवरऑल
यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट हर एक का हम जिक्र कर चुके हैं, और उस तरीके से आज के इस ऑफ पीस एसईओ सेशन को बढ़ाते हुए एंड पे लाते हुए रैप अप राउंड पे आते हैं। तो प्रैक्टिसिंग के हिसाब से अभी हमने ये जो 4-5 स्लाइड की एग्जाम्पल्स के समय चीज़ें यहाँ करी हैं इन पे, तो ये हम अभी कर चुके हैं। अब इसके बाद जो अगला है कि भाई ये हाउ टू गेट दिस प्रेजेंटेशन एंड और वीडियो, तो आप मेरे को कभी भी ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ से आपके कमेंट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन उठा करके आपको वीडियो चाहिए वीडियो, ऑडियो चाहिए तो प्रेजेंटेशन चाहिए प्रेजेंटेशन आपको भेज दूँगा। क्वेश्चन आंसर राउंड है, कुछ अभी क्वेश्चन हैं तो वैसे मैंने देख लिए हैं, फिलहाल कुछ एक्सेप्ट नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई है इन फ्यूचर भी है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हो, मेरी पोस्ट पे को छोड़ सकते हो, मेरे को ईमेल कर सकते हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे फिर किसी आप मेरे साथ इसके ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हो, कभी कर सकते हो। सजेशंस एंड फीडबैक है, ये प्रेजेंटेशन कैसी लगती हैं, इनके अंदर जो कंटेंट आता है वो आपके लिए कितना वैल्यूएबल होता है, कितनी आपको इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलती है, कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको, यहाँ पे जो आप जो टाइम लगाते हो आपको उसकी वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती है, इस बारे में मुझे जरूर बताते रहिए। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, आपके लिए ही नहीं, हम दोनों के लिए ही, आपके व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरे प्रेजेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे के जो सेशन हैं उनको और ज़्यादा रुचिकर, इंटरेस्ट बेस्ड और ज़्यादा लाभान्वित बनाने के मद्देनज़र बहुत ही काम आएंगे। इसलिए अपने सजेशंस और फीडबैक देते वक्त विजिट कीजिए आपका। अब बात थोड़ी चलते-चलते कर लेते हैं कि अगले जो सेशन है, अगले वीक जो आएगा उसमें क्या टॉपिक आ रहा है। उसमें आ रहा है ये टॉपिक सर्च रैंकिंग का आएगा। सर्च इंजन पे जो रैंकिंग होती है उसके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। 200 के करीब फैक्टर्स हैं, तो सारे के सारे फैक्टर्स आएंगे, 200 फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और 4 जो टूल होते हैं गूगल के, ये जो सारी की सारी एसईओ एक्टिविटीज़ करने के लिए जो मेनली आप कह सकते हो प्रयोग होते हैं, वो चारों के चारों यहाँ मैंने लिख दिए हैं। गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स और गूगल टैग मैनेजर। गूगल एड्स के अंदर गूगल कीवर्ड प्लानर आता है, वो इसके अंदर डिस्कस होएगा। तो इन टूल्स के ऊपर एक समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर डालेंगे पहले 200 फैक्टर्स को डिस्कस करते हुए। हालांकि इनके ऊपर एक डेडिकेटेड ही कोशिश है मेरी कि मैं पूरा सेशन लेके आऊँ, लेकिन ये टूल्स ऐसे हैं कि इनके ऊपर अपने आप में ही एक एक स्पेशल सेशन बनता है, कम से कम भी 1-1, 2-2 घंटे का। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करूँगा कि इनका जो एक मिनिमम बेसिक हर एक के लिए जानना जरूरी होता है, वो आपको मैं इसके अंदर प्रोवाइड करवा सकूँ, उतनी जानकारी तक आपको लेके जा सकूँ, वो चीज़ मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में अगले इतवार को। इसकी इंफॉर्मेशन मैं जल्दी डाल दूंगा पोस्ट बना के, इसका टॉपिक के बारे में भी और उसके लिंक्स वगैरह, शेड्यूलिंग वगैरह के बारे में। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।